It's taking time to. Professor Bhanavath, are you there? We've started with the recording. I think he just left the. Just left. Okay. Anyways, technology, we can't help it out. He'll be back soon. So welcome to all and every person whosoever here is here as a participant, as well as the eminent speakers amongst us. I can see Dr. Uma Shankar Prasad. I can see Mr. Mukesh Chaudhary. I can see Ms. Pragya with us. And yeah, Professor Bhanavath is there amongst us. Sir, can you listen? Okay, sir, please. कम्युनिकेशन टुडे की वेबिनार श्रृंखला की 17वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज के इस आयोजन की शुरुआत, जैसा कि हमारी परंपरा है, सरस्वती वंदना से हम शुरू कर रहे हैं। और सरस्वती वंदना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर उषा साहनी को, जो मेरठ के शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज की व्याख्याता हैं, स्वयं एक कवियत्री और कथाकार हैं। पिछले 2 वर्षों में आपका एक कथा संग्रह और काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। कम्युनिकेशन टुडे के एडिटोरियल बोर्ड की भी आप सदस्य हैं और इस वेबिनार श्रृंखला की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में भी आप हमसे जुड़ी हुई हैं। मैं डॉक्टर उषा साहनी से अनुरोध करूंगा कि वह आज की इस वेबिनार को सरस्वती वंदना के माध्यम से प्रारंभ करें। सादर धन्यवाद सर। माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करने हेतु 4 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना। आपके इस सुमधुर प्रस्तुति के साथ ही आज का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं आज के इस वेबिनार में सभी सहभागियों का और आज के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, प्रसिद्ध साइबर एक्सपर्ट श्री मुकेश चौधरी, पत्रकारिता के वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर उमा शंकर पांडे, और मेरी ही विद्यार्थी राजस्थान पुलिस के साथ जुड़ी हुई प्रज्ञा मित्तल, और प्रोफेसर तरुण अरोड़ा जो पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, अभी कुछ ही देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। आप सभी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। कम्युनिकेशन टुडे एक जयपुर से प्रकाशित मीडिया जर्नल है जो पिछले 24 वर्षों से नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है। और इस जर्नल के माध्यम से हमने कोशिश की है कि मीडिया के क्षेत्र में जो विद्यार्थी काम कर रहे हैं, जो शिक्षक इस क्षेत्र में शोध अनुसंधान कर रहे हैं, उनको हम इसके माध्यम से एक ऐसा मंच दे सकें जहां अपने विचारों के माध्यम से, शोध अनुसंधान के माध्यम से वो देश भर में अपने अनुभवों को शेयर कर सकें। पेंडेमिक के दौरान एक विचार आया कि क्यों नहीं इस वैकल्पिक माध्यम का, जिसने हमें एक अवसर दिया कि हम विचार विनिमय की इस श्रृंखला को लगातार बनाए रख सकें, उस दृष्टि से हमने ये वेबिनार श्रृंखला 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे शुरू की थी और आज उसकी ये 17वीं कड़ी है। जो विषय हमारा है वो बहुत ही सामयिक है। पिछले दिनों में एक विश्वव्यापी बहस शुरू हुई है, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी का हमारी निजता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दुनिया भर में लगभग 200 करोड़ से अधिक इसके यूजर हैं। अभी दैनिक भास्कर जो जयपुर से प्रकाशित हो रहा है, जयपुर संस्करण ने इसके कुछ डेटा छापे थे, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप दुनिया भर में कितना लोकप्रिय है।
उसमें प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 2020 में 9.6 करोड़ बार व्हाट्सएप डाउनलोड किया गया। 100 देशों की 60 उपलब्ध है और भारत में लगभग 40 करोड़ इसके यूजर हैं। 2009 में शुरू हुआ व्हाट्सएप अपनी स्थापना के एक दशक एक तरह से पूरी दुनिया को इसने अपने गिरफ्त में ले लिया और 65 अरब मैसेजेस रोज व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे जा रहे हैं। व्हाट्सएप ने एक अभी नई पॉलिसी को अनाउंस किया जिसको लेकर के काफी विवाद है और एक सीमा तक काफी कंफ्यूजन भी है कि किस तरह से व्हाट्सएप एक पॉपअप मैसेज भेज रहा है और लोगों से ये कह रहा है कि हमारी इस प्राइवेट पॉलिसी जो है, जो हमारी डेटा की जो एक्सेस है, इसको आप स्वीकार करें और यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप जो है वो बंद हो जाएगा। अब जो अखबारों में खबरें आ रही है, जो जानकारी हमको मिल रही है, उससे ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप जो है वो आपके सारे डेटा को जो आपके कंप्यूटर में उपलब्ध है उन सबको एक्सेस कर लेगा। और जिस तरह से व्हाट्सएप ने एक शायद डिस्टर्बेंस आ रहा है, ये वाला ऑडियो म्यूट है सर, ऑन कर लीजिए। तो ऐसे दौर में जब व्हाट्सएप आपकी हर चीज को पढ़ रहा है, आपके व्हाट्सएप में जो कुछ डेटा आपके मोबाइल में जो कुछ है, अब जैसे ये पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, पेमेंट पॉलिसी, आपके सारे ट्रांजैक्शंस को वो एक्सेस कर सकता है। आप कहां जाते हैं, आप क्या परचेस कर रहे हैं, आपकी पर्सनल मैसेजिंग में किस तरह की चैट हो रही है, जब आपकी हर एक्टिविटी को वो वॉच कर रहा है और अपने जो सिस्टर इनके जो कंपनीज हैं, चाहे वो फेसबुक है, एफबी मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, उनके साथ शेयर कर रहा है और वो उन सारी चीजों को वो देख पढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जो नई इसकी नीति आई है वो व्यक्ति की निजता से लेकर के क्या उसके व्यवहार में भी परिवर्तन ला सकती है, चाहे वो हमारे इलेक्शन का समय का दौर हो या और भी, चाहे आप एडवर्टाइजिंग बिहेवियर हो, आपकी बिहेवियरल एप्टीट्यूड हो। तो किस तरह से हमारा पूरा, हालांकि कभी कभी लगता है कि आज के इस दौर में शायद इस तरह की प्राइवेसी की बात करना ही बेमानी है। आज हर चीज की एक्सेस ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल और दूसरी कंपनीज हैं, इनके पास है। मैं कई बार देखता हूं कि मेरे मेल के ऊपर गूगल का एक मेल आता है कि आप पिछले 1 महीने में कहां कहां गए, उन सारी चीजों को वो ट्रैक कर रहा है। आपका यूट्यूब, उस पर आपको जानकारी मिल रही है कि कितने लोगों ने कितने घंटे कितने मिनट आपके इन सारे वीडियोस को देखा है। तो जब ऐसे दौर में, अभी कुछ समय पहले मालूम पड़ा कि इंग्लैंड के एक अखबार गार्जियन में रोबोट ने संपादकीय लिख दिया। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, जिस तरह के दौर में हम आ गए हैं, वहां व्यक्ति की गोपनीयता का, निजता का, राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत सारे प्रश्न इसके साथ जुड़े हुए हैं। उनका भविष्य क्या होगा, यही कुछ मुख्य बिंदु थे जो हमें इस बात के लिए प्रेरित किया कि हम क्यों नहीं हमारे विशेषज्ञों के साथ जो इससे जुड़े हुए हैं उनके साथ एक संवाद करके अपने इसकी जो अवधारणा है उसको और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करें। इस दृष्टि से हमने आमंत्रित किया कुछ युवाओं को और कुछ वरिष्ठ लोगों को जिनका अपना अनुभव इस क्षेत्र में है। प्रज्ञा मित्तल जो संयोग से हमारी विद्यार्थी रही, हमारे ही विभाग से इन्होंने मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की और इस मंच का उपयोग मैं उन्हें बधाई देने के लिए भी करना चाहूंगा। 2 दिन पूर्व ही राजस्थान विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में इन्हें पुरस्कार मिला। डॉक्टर शांता बहनावत गोल्ड मेडल जो मैंने अपनी मम्मी के नाम से स्थापित किया था, उनके निधन के बाद तो सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए उनको मेडल मिलता है। और वहीं उस बातचीत में मैंने उनसे ये कहा कि क्यों नहीं, इसका 3 साल का इनका अनुभव राजस्थान पुलिस के साथ सोशल मीडिया मैनेजर के रूप में वो कार्य कर रही हैं और राजस्थान पुलिस का जो एक्टिविटीज हैं, चाहे वो ग्रीवेंस रिहर्सल को लेकर के हो या उनकी और जो इस तरह की पॉलिसीज है उसके इम्प्लीमेंटेशन को, आईपीएस एसोसिएशन सेंट्रल, उसका भी जो सोशल मीडिया का जो है उसको भी आप हैंडल कर रही हैं। जदा कदा मेरी इनसे बात होती रही है
वो जो मुझे लगा कि उन युवाओं के अनुभव से लेकर के हमारे जो विशेषज्ञ जिनका विस्तार से परिचय जब मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा अपनी बात कहने के लिए उससे कराऊंगा, तो पहले मैं चाहूंगा कि प्रज्ञा मित्तल चूंकि एक युवा पीढ़ी की प्रतिनिधि भी हैं, इस सोशल मीडिया से उनका गहरा जुड़ाव भी रहा है, तो वो इनका अनुभव क्या कहता है 3 साल पुलिस व्यवस्था के साथ काम करते हुए, इन्हें क्या लगता है कि ये जो हमारा डिजिटल मीडिया है ये किस तरह से हमारे पूरे जीवन संस्कारों को या जो आपराधिक प्रवृत्तियां हैं या हमें किस तरह से सावधानी बरतनी है, उनको लेकर के जो प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, उनमें एक युवा पीढ़ी की प्रतिनिधि के रूप में और जो इनका 3 साल का अनुभव है वो अनुभव हमारे साथ शेयर करें प्रज्ञा मित्तल। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए और मेरा इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। अगर हम आज के टॉपिक की बात करते हैं सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में, तो इस बात से कोई भी मना नहीं कर सकता कि जब भी हम सुबह उठते हैं तब से लेकर रात को सोने तक हम बहुत तरह से सोशल मीडिया को यूज करते हैं। सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो हम उठते ही सबसे पहले व्हाट्सएप चलाते हैं। व्हाट्सएप चलाकर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोई गुड मॉर्निंग का मैसेज आया है और भी कोई किसी भी तरह का कोई भी मैसेज आया। तो जब हम इतनी सारी चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीजें हम हमारी शेयर भी करते हैं, तो एक सवाल जो सबके मन में आता है वो ये आता है कि ये सोशल मीडिया हमारे लिए कितना सेफ है। क्या हम जो इन्फॉर्मेशन इस पे स्टोर कर रहे हैं वो दुनिया तक पहुंच सकती है, पहुंच नहीं सकती? क्या इसके बारे में हमारी प्राइवेसी कितनी सेफ है? तो इस बारे में एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा दिमाग में रखने का है वो ये है, कोई भी सोशल मीडिया साइट या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कोई भी ऐप अगर आपसे कोई डेटा एक्सेस करने के लिए बोल रही है या आपका कोई वो डेटा वो एक्सेस कर रही है, तो सबसे पहले वो आपसे उस चीज की परमिशन मांगती है। अगर आप उसको उस चीज की परमिशन ग्रांट करते हो तभी उसके बाद में वो चीज का वो एक्सेस लेती है। अगर आप उनको उसकी परमिशन ही ग्रांट नहीं करोगे तो वो कभी भी आपके डेटा को एक्सेस कर ही नहीं पाएंगी। लोगों से जो गलती होती है सबसे ज्यादा, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में अभी तक देखा है, जो सुना है, जो समझा है, वो ये है कि लोग बिना सोचे समझे प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़े हुए उस पे आई अग्री का बटन दबा देते हैं। जबकि करना हमेशा ये चाहिए कि कोई भी प्राइवेसी पॉलिसी दे रखी हो, कुछ भी एक्सेस दे रखा हो, उसको आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि आप कितना एक्सेस देने में कंफर्टेबल है। कुछ ऐप्स जैसे गूगल वगैरह वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन को एडिट करने का भी एक मौका देती है। वो आपको बोलती हैं कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उसको एडिट कर सकते हो, आप कितना लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, कितना बाकी चीजों के साथ शेयर करना चाहते हो, उसको एडिट कर सकते हैं आप। तो जो आपका एडिटिंग है वो आपके हाथ में ही होती है, पावर जो एक्सेस देने की होती है वो भी आपके ही हाथ में होती है। इसीलिए आपको जब भी किसी नई ऐप को, आप किसी नए व्हाट्सएप को या किसी भी चीज को अगर आप एक्सेस दें तो पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसीज को ध्यान से पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद में ही उसको एक्सेस दें। दूसरी बात सर जो आपने आज कही कि व्हाट्सएप के अंदर अभी रिसेंटली अपडेट आया है, उस अपडेट के अंदर लोगों में बहुत तरह की बातें हो रही हैं कि अब हमारा जो सारी चैट्स हैं वो प्राइवेट नहीं रहेंगी, हमारी जो चैट्स हैं वो कोई देख लेगा, कुछ कर लेगा, साइबर फ्रॉड बढ़ जाएगा या और भी कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले जो बात हमेशा दिमाग में रखने की है वो ये है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी खबरें आती हैं वो सब सच नहीं होती, उनमें से अधिकतर फेक न्यूज होती हैं। अब अगर हम बात करें व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसीज की, तो आज ही व्हाट्सएप ने एक ट्वीट करके सबको ये बताया है कि जो व्हाट्सएप है वो आपकी प्राइवेट मैसेजेस को एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि वो प्राइवेट मैसेजेस जो हैं वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ कोडेड होते हैं। तो अगर वो मैसेजेस आपके व्हाट्सएप के पास भी हैं तो वो भी इंक्रिप्टेड फॉर्म में है, जिनको कोई भी थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर सकती, ना ही व्हाट्सएप कर सकता है, ना ही फेसबुक कर सकता है। साथ ही साथ में जो व्हाट्सएप है वो आपकी कॉलिंग डिटेल्स का लॉग नहीं बता रहा, वो सबको ये नहीं बता रहा कि जो आपके कॉल से उसका वो एक लॉग बनाकर रख रहा हो। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप ने जो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में अपडेट किया है वो ये किया है कि ऐसा करना सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा, इसीलिए वो अपने लॉगिंग नहीं रख रहा। उसके अलावा एक बात ये आ रही है कि हम जहाँ जिस लोकेशन में हैं वो लोकेशन जो है वो हम शेयर करते हैं तो वो व्हाट्सएप को पता होगी, वो फेसबुक को पता होगी, जो कि बात सही नहीं है। व्हाट्सएप आपकी लोकेशन का एक्सेस लेता है और उसको स्टोर करता है, ये चीज सच है, पर जो आप लाइव लोकेशन को शेयर कर रहे हो या जो कुछ और लोकेशन आप शेयर कर रहे हो उसका वो एक्सेस फेसबुक को बिल्कुल भी नहीं देता है।
ये कुछ बातें हैं जो रियलिटी हैं, और ये आप व्हाट्सएप के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर देख सकते हो। उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल वेरीफाइड मार्क्ड है, तो इससे आपको या और किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जो बात हमें हमेशा दिमाग में रखने की है वो ये है कि किसी भी ऐप को परमिशन देने से पहले, किसी भी सोशल मीडिया साइट को परमिशन देने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसीज को ध्यान से पढ़ लें। और अगर पुलिस के दृष्टिकोण से या वैसे बात करें तो फेक न्यूज जो है वो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे बीच में चल रही है। लोगों के पास सोशल मीडिया साइट्स पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी मीडियम हो, चाहे फेसबुक हो, वहाँ पे बहुत सारी खबरें आती हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं जिनको पढ़ के लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, चाहे वो कम्युनल राइट्स के ऊपर हो, वो किसी मुद्दे से जुड़ी हो, लीगल हो, या किसी पॉलिटिकल इशू से जुड़ी हो, कोई सोशल इशू भी हो, कुछ भी हो, ऐसी जो खबरें होती हैं वो हमारे पास बहुत आती है और लोग उस पर इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। यार हमने ऐसा भी पाया है पुलिस के साथ काम करने में, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें हमने ये भी पाया है कि कई बार बहुत सेंसिटिव केसेस होते हैं, जैसे कि रेप का कोई केस हो गया या फिर कोई चाइल्ड अब्यूज या सेक्सुअल हरेसमेंट का केस हो गया, उसके अंदर विक्टिम की आइडेंटिटी जो है वो भी रिवील कर दी जाती है व्हाट्सएप से भेजकर। या तो उसमें से कुछ चीजें फेक होती हैं या कुछ सच होती हैं। अगर फेक होती हैं तो भी आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उस चीज को कभी भी आगे फॉरवर्ड नहीं करना, क्योंकि वो एक तो फेक है, उसके आपको फैक्ट्स चेक करने चाहिए और मेन पेपर पे जाके, इंटरनेट पे जाके थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। और अगर गलती से कोई भी न्यूज जो है वो सच हो गई, जो विक्टिम की आइडेंटिटी है वो भी आपको आगे फॉरवर्ड कभी नहीं करनी, विक्टिम की आइडेंटिटी को आपको कभी रिवील नहीं करना, क्योंकि पहला ये आपकी जो प्राइवेसी है उसका हनन है, उस विक्टिम की प्राइवेसी का हनन है, और दूसरा आईपीसी की धारा के तहत आपको उसके अंदर सजा भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक लीगल पनिशेबल ऑफेंस है आईपीसी सेक्शन 228A के तहत, जिसमें अगर आप किसी भी विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील करते हैं तो आपको सजा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, आपको सजा मिल सकती है। इसलिए कभी भी अगर आप कुछ भी शेयर करें तो एक तो सबसे पहले आप जो भी कंटेंट आप शेयर करें उसकी सत्यता की जांच कर ले कि वो जो कंटेंट है वो कितना सही है, कितना गलत है। और उसके अलावा आप जो है ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे अगर कोई चीज हो रही है जिसके अंदर कोई सेंसिटिव टॉपिक है तो आप शेयर ना करें, और अगर किसी विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील हो रही है तो वो तो बिल्कुल भी शेयर ना करें। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा लोगों के पास आते हैं वो आते हैं साइबर फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट को लेकर। लोग बोलते हैं कि हमारा फेसबुक का अकाउंट हैक हो गया, या हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया, या हमारे व्हाट्सएप से लोगों को मैसेजेस जा रहे हैं बिना कुछ करे हुए, या हमारे पास व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया है और हमने उस पर क्लिक कर लिया और हमारे बैंक अकाउंट में पैसे चले गए। तो इस चीज में आप लोगों की सावधानी बेहद बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो आजकल के फ्रॉड्स हो रहे हैं वो इसी तरह से हो रहे हैं कि आपके व्हाट्सएप के ऊपर कोई नंबर आ गया, कोई लिंक आ गया, या फिर कोई ओटीपी मांगने के लिए आ गया, आप मैसेज को बिना पढ़े बिना कुछ करे वो सारी डिटेल्स उसको प्रोवाइड कर देते हैं। अगर कोई लिंक भी आता है आपके पास तो आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, उसकी डिटेल्स को पूरा पढ़े बगैर आप उसको तुरंत फिल इन करके दे देते हैं और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इस बात का आपको हमेशा ख्याल रखना है कि जो भी चीज, जो भी इंफॉर्मेशन आपसे सामने वाला मांग रहा है, आपको दे रहा है या आप उसको दे रहे हैं, वो एक पूरे अच्छे से फॉर्मेट में, और आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी बैंक या कोई भी ऐप या कोई भी चीज आपसे आपका ओटीपी कभी नहीं मांगेगी। तो कभी भी अपना ओटीपी आप उनके साथ शेयर मत कीजिए। सोशल मीडिया के ये तो नुकसान हो गए, पर सोशल मीडिया के फायदे भी बहुत हैं, जैसे कि बहुत इजी एक्सेस हो जाता है। हमें अगर हमारी कोई कंप्लेन दर्ज करवानी है या कुछ करना हो, उस पर इजी एक्सेस, इजीली हम उसको रजिस्टर करवा सकते हैं और उस पर रिस्पॉन्स भी इजीली आता है। अगर मैं बात करूं राजस्थान पुलिस की ही, तो राजस्थान पुलिस ने अभी पिछले ही कुछ दिनों के अंदर एक हेल्पलाइन नंबर डेडिकेटेडली लॉन्च किया है, सिर्फ लोगों से बात करने के लिए, उनकी तकलीफें जानने के लिए, और उस हेल्पलाइन नंबर पे और उस हेल्पलाइन अकाउंट के ऊपर वो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं रेगुलरली। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमें सोचने पे जरूर मौका देती हैं कि अगर हम सोशल मीडिया को यूज भी कर रहे हैं तो हम सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबली यूज करें, सजग होकर यूज करें। अगर हम सोशल मीडिया को सजग होकर रिस्पॉन्सिबली यूज करेंगे तो हमारा जो डिजिटल एक्सपीरियंस है तो अच्छा रहेगा, और जो हमें लगता है कि हमारी प्राइवेसी का हनन हो रहा है वो भी कुछ हद तक बहुत कम हो जाएगा। ये था। थैंक यू। तो प्रज्ञा तुम्हारा हो गया बात पूरी? जी सर, मेरी बात हो गई है पूरी। प्रज्ञा ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए
और कुछ भ्रांतियों का निराकरण करने की भी कोशिश की, और इस बात से भी आगाह किया कि सोशल मीडिया का उपयोग करते समय हमें किस तरह से अपनी सावधानियां बरतनी चाहिए। अपने अनुभव भी आपके साथ शेयर किए, क्योंकि हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स भी हैं। हम चाहेंगे कि वो इन मुद्दों पर और इससे जुड़े हुए जो और पक्ष हैं उन पर भी अपनी बातचीत करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री मुकेश चौधरी जी को। मुकेश चौधरी जी एक जाने माने साइबर विशेषज्ञ के रूप में पिछले 1 दशक से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संयोग से कुछ वर्षों पूर्व जब हमने हमारे डिपार्टमेंट में एक वर्कशॉप की थी, तब भी उनका मार्गदर्शन हमको मिला था। मुकेश चौधरी जी न सिर्फ राजस्थान बल्कि राजस्थान के बाहर भी अनेक राज्यों की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ भी आप काम कर रहे हैं, और साइबर सुरक्षा की दृष्टि से अनेक प्रमुख गुप्तचर एजेंसियों के साथ जुड़ करके साइबर ऑपरेशंस के क्षेत्र में आपने विशेष काम किया है। बल्कि मिलिट्री इंटेलिजेंस उस क्षेत्र में भी आपका विशेष योगदान रहा है। हमारी सेना के तीनों अंगों के साथ आपका जुड़ाव रहा है और आप उस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आप वर्तमान में पुलिस कमिश्नरेट राजस्थान उसमें चीफ टेक्निकल ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आपके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए वर्ष 2017 में राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने आपको सम्मानित किया था, और वर्ष 2014 में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर भी प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने आपकी इन महत्वपूर्ण सेवाओं को सम्मानित किया था, पुरस्कृत किया था। मुकेश चौधरी जी पुलिस ट्रेनिंग का जो एक बड़ा विश्वविद्यालय संस्थान हमारे यहाँ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, वहां भी रिसोर्स पर्सन के रूप में जुड़े हुए हैं, और लगभग 700 से भी अधिक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को आपने इस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया है। सीबीआई, आईबी और अन्य महत्वपूर्ण एजेंसीज के लगभग 5500 अधिकारियों को आपने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया है। लगभग 1500 से अधिक साइबर क्राइम्स को सुलझाने में, उसका विश्लेषण करने में, उसमें सहयोग देने में जो हमारी डिफरेंट एजेंसीज हैं उसको आपने सहयोग दिया है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च के लिए भी आप एक रिसोर्स पर्सन के रूप में शोध अनुसंधान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पिछले 1 दशक से जो आपका ये विविध अनुभव रहा है, तो अभी जिस समय ये विचार दिमाग में आया था उसी दिन मैंने स्थानीय समाचार पत्रों में आपके स्टेटमेंट पढ़े, तो मुझे लगा कि आज के इस आयोजन में मुकेश चौधरी जी का मार्गदर्शन भी हमारे लिए I think there is no sound. I hope there is no technical issue here. हाँ, मुकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं ना? अब सुन पा रहा हूँ सर। मेरा परिचय दिया वो आ गया था आवाज? मेरे कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार बंद हो रहा है। जी सर। तो जी तो सर आप क्या मतलब एग्जैक्टली मुझे क्या एड्रेस करना है सर, बिकॉज डिफरेंट स्पीकर्स हैं, वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को एड्रेस करेंगे। देखिए मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम अभी आई है व्हाट्सएप वाली, जी उसको लेकर के और किस तरह से कॉमन मैन इन साइबर क्राइम्स या ये जो सोशल मीडिया है इसमें क्या सावधानी बरते जिससे वो इस तरह के संभावित जो समस्याएं आ सकती हैं उनसे अपने आप को बचा सकें। तो मैं चाहता हूं कि उस पर यदि आप कुछ प्रकाश डालें तो बेहतर होगा। ओके ठीक है। जी
गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए इस सेशन में, वेबिनार में। और अच्छा है, ऐसा इनिशिएटिव होता रहना चाहिए टाइम टू टाइम। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उनको मिल सके इस टाइप के प्लेटफॉर्म से, उतना ज़्यादा अच्छा है। और मैं अब बेसिक क्या है कि एक व्हाट्सएप को लेके, व्हाट्सएप प्राइवेसी को लेके पिछले कुछ दिनों से बहुत रेगुलरली डिस्कशंस हो रहे हैं। इस पे काफ़ी कंटेंट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, काफ़ी कुछ मटेरियल अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको। और अल्टीमेटली इसके ऊपर हर एक का एक अपना अपना मोटिव है, बट कोई किसी का ओपिनियन क्या है, किसी का ओपिनियन कुछ डिफरेंट हो सकता है। बट मैं आपको इन जनरल एक जनरलाइज बात बताता हूँ, बिकॉज मैं कुछ अलग बता रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट पे काफ़ी कुछ चीज़ें अवेलेबल है कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसीज में कुछ मॉडिफिकेशंस आए हैं, जिसकी बेस पे हो सकता है कि वो आपको डेटा देख सकते हैं। बट व्हाट्सएप ने ये उस पर रिवर्ट किया है कि व्हाट्सएप क्योंकि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म या एनक्रिप्टेड चैनल यूज कर रहा है। बेसिकली क्या होता है कि एक एनक्रिप्शन की एक टनल होती है जिसके अंदर आपकी चैट ट्रेवल करती है। एक यूजर ए ने अगर यूजर बी को कुछ मैसेज भेजा है, हेलो भेजा है, तो वह हेलो जब इस एक फोन से बाहर निकल के नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल करके यूजर बी तक पहुंचेगा, हवा में या इन बिटवीन दोनों डिवाइस के बीच में जब वो ट्रेवल कर रहा है मैसेज, उस टाइम पे वो एनक्रिप्टेड है। दैट मीन्स ना तो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ना कोई इंटेलिजेंस एजेंसी, ना कोई पुलिस डिपार्टमेंट, ना व्हाट्सएप खुद उसे रीड कर सकता है। तो व्हाट्सएप का ऐसा कहना है। तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन ये होता है, जब उस एंड पे यूजर बी को वो मैसेज मिलता है तभी वो उसे रीड कर सकता है। और व्हाट्सएप ये कहता है कि अपने सर्वर से भी वो रीड नहीं कर सकते हैं मैसेजेस, ऐसा व्हाट्सएप का कहना है। अब ये हो गया एंड टू एंड एनक्रिप्शन। बट व्हाट्सएप अभी भी ये कह रहा है कि अगर हमने ये जो प्राइवेसी पॉलिसीज में चेंजेस जो लेके आए हैं, ये यूजर्स के चैट को लेके, या आप में ग्रुप में कोई कम्युनिकेशंस होते हैं या ग्रुप में कोई चैट्स या डिस्कशंस होते हैं, हम अभी भी इस प्राइवेसी पॉलिसी में चेंजेस के बाद में भी हम आपकी चैट्स पढ़ नहीं पाएंगे, तो वो आपकी सुरक्षित हैं, ऐसा व्हाट्सएप कह रहा है। और जो डिबेट चल रहा है वो ये डिबेट चल रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड के हाँ, आपने व्हाट्सएप की पॉलिसीज में चेंजेस आ गए हैं, अब आपका डेटा सुरक्षित नहीं है, अभी आप सुरक्षित नहीं है व्हाट्सएप के ऊपर। तो इसके बहुत मल्टीपल मायने हैं। पहले तो आप ये समझें कि आप जब से आपने स्मार्टफोन यूज करना स्टार्ट किया है, तब से अधिकतर लोगों की प्राइवेसी वैसे ही वॉइड हो चुकी है, सुरक्षित वैसे ही नहीं है। तो अगर आप प्राइवेसी को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, तो प्रेफरेबली आपको एंड्रॉयड फोन से तो स्विच कर जाना चाहिए, या आईओएस को यूज नहीं करना चाहिए। इतनी सारी जो एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हैं उनको यूज करना बंद कर देना चाहिए। एटलीस्ट प्रेफरेबली आपको स्मार्टफोन ही बंद कर देना चाहिए। तो अगर आप प्राइवेसी की तरफ जाएंगे तो सिर्फ व्हाट्सएप ही क्यों, बाकी सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन सब से भी आपकी प्राइवेसी जो है वो वॉइड हो रही है। बिकॉज आपका फोन जो स्टेबल कंडीशन में रखा है और आप एक रूम के अंदर कुछ भी डिस्कशन कर रहे हैं या कोई भी टेबल टॉक कर रहे हैं या रूटीन वे में अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपका माइक्रोफोन जब तक इनेबल्ड है और जो जो एप्लीकेशंस स्टेबल कंडीशन में आपके माइक्रोफोन को यूज कर पा रही हैं, वो आपकी बातें सुनती हैं। और अगर आप एडिडास के शूज की बात कर रहे हैं, तो उसी के बेस पे आपको एडिडास का एडवर्टीजमेंट शो होगा स्क्रीन के ऊपर। हो सकता है फेसबुक पे शो होने लग जाए, हो सकता है गूगल पे शो होने लग जाए, हो सकता है दूसरी वेबसाइट्स पे शो होने लग जाए। तो ये जो मार्केटिंग है, ये जो बिजनेस पर्पस के लिए, तो बेसिकली अगर आप व्हाट्सएप की बात अगर सही से समझना चाहें, तो व्हाट्सएप ये कह रहा है कि बिजनेस पर्पसेस के लिए जो बिजनेस कम्युनिकेशंस हैं, अगर आपका बिजनेस अकाउंट से कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसको हम मॉनिटरिंग करेंगे, उसको हम ट्रैक करेंगे, उसका डेटा हम शेयर करेंगे। ये डेटा शेयर होगा, ये अभी तक डिटेल्ड में क्लियर नहीं है कहीं पे भी। तो जो लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, जो यूजर एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत वेल ड्राफ्टेड होते हैं वो, और उन शब्दों के कई मायने निकल सकते हैं। उनको डायरेक्ट समझना बहुत मुश्किल है अनटिल अनलेस वो सीधे शब्दों में लिखा हुआ हो। ये तो होगी व्हाट्सएप की बात। तो चाहे आप व्हाट्सएप यूज करें, चाहे आप फेसबुक यूज करें, या आप इंस्टाग्राम यूज करें, या सिग्नल या टेलीग्राम, ये मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं जो आप कम्युनिकेशन के लिए यूज करें। पर पहले तो आप ये समझें कि क्या सीक्रेट कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं। क्या आप रूटीन की जो नॉर्मल अपनी बातचीत करते हैं, क्या वो किसके पास नहीं जाना चाहिए, आउट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आप ये भी जरूर समझ सकते हैं कि क्या आपको ये कम्युनिकेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे करने चाहिए। जरूरी भी नहीं है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चैट पे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। ये भी हो सकता है कि वो बात मिलके भी हो सकती है। तो मेरा अल्टीमेटली मानना ये है कि आप कुछ भी जब चैट करते हैं, कम्युनिकेशन जब करते हैं, तो प्रेफरेबली
अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं स्मार्टफोन के थ्रू करके या मेल पे कम्युनिकेट करके, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अनटिल अनलेस आप टेक्नोक्रेट हैं और टेक्नो सेवी हैं। क्योंकि आज ये डिबेट हो रहा है, आज हो सकता है कि आज मैं ये कहता हूँ कि हाँ ठीक है, ये 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं जो सेफ हैं, वो हो सकता है कि 2 महीने बाद में सेफ नहीं हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहने की ज़रूरत है। एक यूज़र को बहुत ज़्यादा आपको अपडेट रहना होगा, इंटरनेट पर रेगुलरली सर्च करते रहिए, आपको नए नए अपडेट्स मिलेंगे, पता चलेगा और बेटर प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, कहाँ पे आप सिक्योरली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कौन से ऐसे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन की फैसिलिटी दे रहे हैं। लेटेस्ट से हम जीमेल यूज़ कर रहे हैं या याहू मेल या हॉटमेल यूज़ कर रहे हैं, उससे बेटर जो एनक्रिप्शन प्लेटफॉर्म देता है वो प्रोटोन मेल है जो स्विट्जरलैंड बेस्ड है। अब जैसे प्रोटोन मेल अगर स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है जो सिक्योर्ड कम्युनिकेशन या ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जिसमें एनक्रिप्शन लेवल अच्छा है, तो वो क्यों है अच्छा, तो उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ठीक है, स्विट्जरलैंड की जो पॉलिसीज हैं या जो कंट्री पॉलिसीज हैं स्विट्जरलैंड में, प्राइवेसी लॉज वगैरह हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो ये जितना ज़्यादा पर्सनल सर्च रिसर्च करेंगे, जितना ज़्यादा आप अवेयर होंगे, वो ही इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है ताकि आप अपडेटेड रहें। सेकेंडली बात करें अगर सोशल मीडिया पे मल्टीपल केसेस या किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, तो अगर हम उस पर आते हैं तो नेक्स्ट पार्ट हमें जो ध्यान रखना चाहिए वो बहुत सारी बातें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में कर लेते हैं और कुछ यूजर्स को नहीं पता कि हम ये कर रहे हैं, ये क्राइम होता है या ये क्या है। कुछ एक बेसिक चीज़ जो काफ़ी लोग करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में वो ये है कि कुछ पोर्नोग्राफिक वीडियो या किसी ने कोई क्लिप सेंड किया या किसी ने कोई न्यूड इमेजेस शेयर किया, एक व्यक्ति को आता है, वो व्यक्ति अपने 2-4 मित्रों को आगे फॉरवर्ड करता है, वो कुछ आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो अगर कुछ पोर्नोग्राफिक कंटेंट आगे सर्कुलेट हो रहा है एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में या एक कम्युनिकेशन डिवाइस से दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइस में, तो IT एक्ट 67, 67A और 67B, ये जो 3 प्रोविजंस हैं, 67 बेसिकली नॉन बेलेबल है, 5 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट है इसमें। 67B इज़ फॉर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अगर उस कंटेंट में चिल्ड्रन एंगेज्ड हैं तो वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आएगा, वो भी नॉन बेलेबल है। 67 बेलेबल है। तो ये पोर्नोग्राफी के 3 सेक्शन से वो एज पर द कंटेंट अप्लाई हो सकता है और उसके ऊपर वो सेक्शंस एप्लीकेबल हो सकते हैं और पूरा का पूरा उनका करियर स्पॉइल हो सकता है। हो सकता है कि किसी ने सिर्फ ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ फन या ऐसे ही शेयर किया था, बट जो लॉ है वो तो स्ट्रिक्ट है। तो पोर्नोग्राफी को लेके काफ़ी सारी कंट्रीज में लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अगेंस्ट ऑलमोस्ट एंटायर वर्ल्ड। तो ये डे टू डे लाइफ में काफ़ी कॉमन होता है। स्कूल स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है काफ़ी हद तक, बिकॉज क्या होता है कि कुछ बच्चे अपनी न्यूड पिक्चर्स क्लिक करके गर्ल्स बॉयज़ को फॉरवर्ड कर रही हैं। ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं साइबर सेल में। तो हमारे लिए कई बार ऑकवर्ड होता है कि इतना छोटा बच्चा है, इसने ये एक्टिविटी कैसे कर ली, या इतना छोटा बच्चा है, इससे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है। 7th क्लास के, 8th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे। तो ये अवेयरनेस सब में होनी चाहिए कि क्या एक्टिविटीज़ मोबाइल फ़ोन से हो रही हैं, क्या सोशल मीडिया पे क्या शेयर होना चाहिए, क्या शेयर नहीं होना चाहिए। बिकॉज एक बार अगर आपने कोई पिक्चर शेयर किया है या कोई वीडियो शेयर किया है, हो सकता है वो किस लेवल पे जाके सर्कुलेट होगा, क्योंकि एक बार अब एक मोबाइल फ़ोन से वो ट्रांसमिट हो गया तो उसके जो डैमेजेस हैं वो हो सकता है कि डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाए, क्योंकि एक बार वो वीडियो या कोई ऑडियो या कोई इमेज इंटरनेट पे कहीं पे, इंटरनेट पे ऑनलाइन कहीं अपलोड हो जाएगा तो वो इतना ज़्यादा सर्कुलेट हो जाता है कि उसे रिमूव करवाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी एजेंसी के लिए। ऐसा नहीं है कि वो इंडियन पुलिस या फिर राजस्थान पुलिस या जयपुर पुलिस के लिए चैलेंजिंग होगा, वो वर्ल्ड वाइड, वो US की जो एजेंसीज हैं उनके लिए भी उतना ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि सर्वर्स वर्ल्ड वाइड हैं और सारे सर्वर्स से सपोर्ट सारी एजेंसीज को नहीं मिल पाता। तो कितना शेयर करना है और क्या शेयर करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट ये है कि जैसा व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं या फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आप एक पिन सेट करते हैं उसके ऊपर। जैसे व्हाट्सएप में आप अपना पिन सेट कर सकते हैं, हो सकता है कि आपके व्हाट्सएप से कोई OTP ले और आपके फ़ोन में व्हाट्सएप डीएक्टिवेट हो जाए और किसी के फ़ोन में एक्टिवेट हो जाए। अब आपका व्हाट्सएप वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसके लिए व्हाट्सएप पे आपको पिन सेट करना जरूरी है। सिक्योरिटी सेटिंग्स में पिन सेट करने के बाद में आपका व्हाट्सएप अनऑथोराइजली कोई यूज़ नहीं कर सकता। रिसेंटली अभी 2 दिन पहले ही हमारे पास एक केस आया जिसमें एक महिला का इस तरीके से व्हाट्सएप किसी ने मिसयूज़ कर लिया। तो ये बहुत कॉमन है। तो ये बेसिक सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी सेटिंग्स की अवेयरनेस होना, प्राइवेसी सेटिंग्स की अवेयरनेस होना कि फेसबुक पे अपने प्राइवेसी सेटिंग्स को किस तरीके से लॉक किया जाए। फेसबुक पे जैसे हमारे पास केसेस आते हैं,
काफ़ी फेक प्रोफाइल्स बन जाती हैं। फेक प्रोफाइल कैसे बन रही है कि आपकी पिक्चर कॉपी किया, आपका नाम कॉपी किया, उससे आपके जो फ्रेंड लिस्ट है उन सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर दिया और आपने सारी फ्रेंड से रुपए की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि 2,000 रुपये ट्रांसफर कर दो, 5,000 रुपये ट्रांसफर कर दो। वो आपको समझ के उन्हें पैसे ट्रांसफर कर देते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग हो सकता है कि अवेयर हो तो वो आपको ये भी बोलते हैं कि भाई इस तरीके से आप 2,000 रुपये क्यों मांग रहे हो, क्या हो गया। फिर आपको पता चलता है कि मेरी फेक प्रोफाइल बन गई। ये बहुत कॉमन ट्रेंड है, पिछले 1-1.5 साल से ही चल रहा है। तो ये क्यों हो पाता है, इसका एक मेजर रीजन यही है कि हम हमारी जो फ्रेंड लिस्ट है, फेसबुक पे अगर फ्रेंड लिस्ट है, ये मोस्टली फेसबुक से ही हो रहा है, तो फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट को आप प्राइवेसी उसकी सेटिंग करें और प्राइवेसी सेटिंग्स में उसकी विजिबिलिटी को ओनली मी कर दें, तो आपके अलावा और कोई आपकी फ्रेंड लिस्ट नहीं देख पाए। ये करना बहुत जरूरी है। ये आप देखें, मतलब ये इसके अंदर जो विक्टिम है वो इवन पुलिस डिपार्टमेंट से भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, वो एक कांस्टेबल से लेके आईपीएस ऑफिसर्स तक इसके विक्टिम हैं, जुडिशरी ऑफिसर्स भी इसके विक्टिम हैं, एडवोकेट्स भी हैं। मतलब जो लॉ एनफोर्समेंट से जो डील कर रहे हैं वो डायरेक्टली खुद विक्टिम है, और जो इंडिविजुअल्स हैं वो तो है ही हैं। तो जो भी पब्लिक फिगर हैं वो ज़्यादा टारगेट होते हैं इसके अंदर, या जिनका पब्लिक एंगेजमेंट या इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, ये जो ऑफिसर्स होते हैं जो गवर्नमेंट बॉडी से कनेक्टेड है वो इसके अंदर ज़्यादा टारगेट होते हैं, या फिर जो भी कोई इंडिविजुअल भी अगर कोई पब्लिक फिगर है जिसके नाम से पैसे इजीली मिल जाएंगे, ये जो टारगेट्स हैं ये इनको ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो इसके अंदर प्राइवेसी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आप जितना ज़्यादा एक्सपोज होंगे पब्लिकली उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर अटैक या फिर आपकी आइडेंटिटी को मिसयूज करने की पॉसिबिलिटी सामने वाले के लिए बढ़ जाती है। तो फेसबुक पे भी अपने डिस्प्ले पे कि आपका स्टेटस कौन कौन देख सकते हैं, उसकी प्राइवेसी आपको कस्टमाइज करनी चाहिए। सबके लिए आप हर कुछ अवेलेबल मत रखिए, और पिक्चर्स की प्राइवेसी जितना ज़्यादा आप कस्टमाइज कर सकें उतना ज़्यादा बेटर है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म के लिए है। अब जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मैंने बात किया, तो ये फेसबुक पे भी सेट होता है, ये इंस्टाग्राम पे भी सेट होता है, ट्विटर पे, जीमेल पे, आपकी हॉटमेल पे, याहू मेल पे, सब पे। तो एक बहुत बेसिक फीचर है जिससे आप अपने सारे अकाउंट सिक्योर कर पाएंगे, और उसके बाद में आपका अकाउंट एटलीस्ट हैक नहीं होगा अनटिल अनलेस आप अपना फोन ही उसके हाथ में दे दें। तो एक बेसिक सा सिक्योरिटी फीचर जो लगभग सबको यूज करना चाहिए। और सोशल मीडिया पे जो आप शेयर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि उन शेयर करते टाइम पे क्या शेयर कर रहे हैं आपको सोचना चाहिए। और जब भी किसी से इंटरेक्शन कर रहे हैं आप, जैसे कुछ सोशल मीडिया पे फॉरवर्डेड मैसेजेस भी आते हैं कि मैसेजेस अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो इतने लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। अब उससे फॉरवर्ड करने से सच्चा हिंदू है या नहीं है ये तो प्रूव नहीं होता, बट वो इसीलिए प्रोवोक करने के लिए ये लाइंस लिखी जाती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे फॉरवर्ड करें, और हो सकता है कि उससे कोई इशू क्रिएट हो, उससे कोई मैस क्रिएट हो जाए, और उससे राइट्स की सिचुएशन हो सकता है क्रिएट हो जाए, वो कोई एंटी रिलीजन कोई मैसेज हो या एंटी कम्युनिटी मैसेज हो। वो तो इस तरीके के मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड करने से बचें। अगर आप ग्रुप के एडमिन हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर कुछ ग्रुप में शेयर हो रहा है, कुछ गलत ग्रुप में हो रहा है, तो आपको उसे रोकना होगा। आपको या तो उसे वार्निंग देनी होगी कि नेक्स्ट टाइम से अगर आप करोगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन होंगे, और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो ग्रुप का एडमिन भी उतना ही रेस्पॉन्सिबल है जितना को वो यूजर रेस्पॉन्सिबल है जिसने वो पोस्ट किया। तो अगर आप किसी ग्रुप के एडमिन हैं, या तो आप एडमिन नहीं रहिए, या तो ग्रुप डिलीट कर दीजिए अगर आप उसको मॉनिटर नहीं कर पाते हैं तो, या अगर आप मॉनिटर, या तो आपको फिर मॉनिटर करना होगा और हर एक्टिविटी का ध्यान रखना होगा। तो ये बहुत शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सोशल मीडिया के अंदर। एडमिन बनना आसान है, बट हर एक चीज़ को मॉनिटर करना बहुत मुश्किल हो सकता है। कभी 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 हो सकता है कि आप अपने काम में व्यस्त रहें और आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही काउंट हो जाए जितना किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर कुछ गलत कमेंट किया, या किसी के लिए कुछ गलत लिखा, या किसी के लिए कुछ ऑब्जेक्शनेबल लिखा। तो सोशल मीडिया में आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहिए। अगर आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ कर रहे हैं, अकाउंट बना के आपने छोड़ दिया है और आप भूल गए हैं, कुछ केसेस हमारे पास ऐसे काफ़ी आए जिसके अंदर मोबाइल नंबर ही यूज़र नेम है और पासवर्ड भी मोबाइल नंबर है सोशल मीडिया अकाउंट का। तो अगर मोबाइल नंबर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड भी वही है तो बहुत ईजिली कोई हिट एंड ट्राई या गैस करके भी कोई लॉग इन कर सकता है। तो इसको अवॉइड करें। अगर आप मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली इसे चेंज कर दीजिए, क्योंकि इसके करीबन करीबन ये क्या कर रहे हैं अभी कुछ पिछले 1 साल के अंदर, ये पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा हुए हैं, ये वाले केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, वो नॉर्मली हिट एंड ट्राई करते हैं। पासवर्ड्स, मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर यूजर नेम में डालेंगे, वही मोबाइल नंबर पासवर्ड में डाल के देखते हैं कि अगर लॉगिन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसी मोबाइल में लास्ट का एक डिजिट, जैसे लास्ट में 1 था तो अब नेक्स्ट टाइम 2, 3, 4 ऐसे एक एक करके नंबर गैस करके वो सीरीज के हिसाब से ट्राई करना स्टार्ट करते हैं। जिसमें लॉगिन हो जाता है उसका ठीक है, जिसका लॉगिन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट नंबर पे ट्राई करते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड है जिसमें लॉगिन हो जाता है। तो ऐसे काफ़ी कंप्लेंट्स हमारे पास ये आए कि सर हमारा अकाउंट हैक हो गया।
जिनसे भी पूछा कि आपका अकाउंट क्या, आपका मोबाइल नंबर, यूजर नेम और पासवर्ड भी वही था, बोला हाँ सर, आपको कैसे पता? तो ये सेम ही मॉडस ऑपरेंडी है, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा एडवांस, कई बार हम ये सोचते हैं कि किसी हैकर ने हैक कर लिया, उसमें कोई बहुत एडवांस स्किल होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत कॉमन सेंस वाली बातें हैं कुछ, तो उससे अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। तो इनसे बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि हो सकता है कि आपने अकाउंट बहुत पहले बनवाया हो, जब बनाया था तब मोबाइल नंबर डाल दिया था, आज तक कभी कोई से पासवर्ड अपडेट नहीं किया, तो पासवर्ड भी टाइम टू टाइम अपडेट कर देना चाहिए। कुछ मंथ्स में आपको एक कुछ कैरेक्टर आप प्लस या माइनस उसमें से करके अपना पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ वेबसाइट्स के पासवर्ड्स, उनके डेटाबेस लीक हो जाते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल होने लग जाते हैं, और वो डेटाबेस कोई देखता है तो वो आपका पासवर्ड मिसयूज भी कर सकता है। तो टाइम टू टाइम उसे अपडेट करना भी जरूरी है, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप यूज करेंगे, सेफ रहेंगे। और प्राइवेसी फीचर्स का आप ध्यान रखें, जितना ज़्यादा अपनी फोटोज़ की प्राइवेसी सेट करके रखें, क्योंकि कई बार फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप फोटोज़ अपलोड कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ किसी की प्राइवेट फोटोज़ हों, फैमिली फोटोज़ हों, आप नहीं चाहते कि आपके सारे फ्रेंड्स वो देखें, तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि फैमिली के 10 मेंबर हैं, यही देख पाए, उनके अलावा कोई नहीं देख पाए। ये भी है। और दूसरा ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको फेसबुक पे फोटोज़ का ऑप्शन है तो आप सारी फोटोज़ फेसबुक पे अपलोड कर दें या सारी फोटोज़ इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दें। स्पेशली गर्ल्स और विमेन के लिए स्पेशल ये है कि आप इनडिसेंट पिक्चर्स पोस्ट करने से बचें, क्योंकि वो पिक्चर्स का मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। और ऐसा नहीं है कि आप फ्रीडम नहीं है पिक्चर्स पोस्ट करने की, बट जब ये मिस हैपनिंग हो जाती है या फोटो वायरल हो जाती है या मिसयूज हो जाती है, तो उसके बाद में उसे कंट्रोल करना है या उसे मैनेज करना है या उसे सारे प्लेटफॉर्म से रिमूव करना कई बार हो सकता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए, क्योंकि पोर्नोग्राफिक ब्लॉग्स होते हैं, पॉर्न वेबसाइट्स होती है जहाँ पे अपलोड हो जाती है। और इंडिया में तो पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स को रन करना लीगल नहीं है, तो इंडिया में नहीं होता, तो फॉरेन सर्वर्स पे है। फॉरेन सर्वर्स में सारे सर्विस प्रोवाइडर्स कोऑपरेटिव भी नहीं होते, तो इसलिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। और आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि पुलिस हेल्प करे या पुलिस सपोर्ट करे, बट कुछ केसेस में कभी कभी पुलिस भी हेल्पलेस हो जाती है। तो दैट्स इट, आप अवेयर रहें और अपडेटेड रहें। चलिए, धन्यवाद मुकेश जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर इशारा किया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम ये मान के चलें कि जो हम सोशल प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं तो वहाँ कोई चीज़ हमारे लिए गोपनीय नहीं है। हमें क्या शेयर करना है, क्या नहीं करना है, ये विवेक हमें खुद तय करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन माध्यमों का उपयोग करते समय, जो आजकल हम बात करते हैं मीडिया लिटरेसी की, ये ट्रेनिंग, ये पेरेंटिंग होनी चाहिए बच्चों के साथ कि सोशल मीडिया का उपयोग किस तरह से हो और किस तरह से हम सावधानी के साथ, क्योंकि ये तकनीक अब पीछे की ओर हम नहीं लौट पाएंगे। ये तकनीक आ गई है, इसको कहीं ना कहीं जीवन के साथ अपनाना पड़ेगा, लेकिन हम किस तरह की सावधानी करें, क्या हम प्राइवेसी सेटिंग करें। मुझे लगता है आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों की ओर ध्यान संकेत किया है। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा हमारे किन्हीं मित्रों की होती है तो क्वेश्चन आंसर का जब सेशन होगा तो उसमें और हम बात कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण अरोड़ा जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, क्या सुन पा रहे हैं मुझे तरुण अरोड़ा जी? जी सर, सुन पा रहा हूँ सर। प्रणाम सर, आप सबको प्रणाम और सभी प्रतिभागियों को प्रणाम सर। हाँ, थैंक यू। मैं आपका परिचय कराता हूँ, फिर उसके बाद आपका वक्तव्य लेंगे। हमारे साथ पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी भटिंडा में स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज के प्रोफेसर डीन तरुण अरोड़ा जी ज्वाइन कर लिया है आपने। विधि शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका एक जाना पहचाना नाम है। लगभग 2 दशक से अधिक का समय आपको अध्यापन का हो चुका है और देश के अनेक प्रमुख राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ आप उनकी बोर्ड ऑफ स्टडीज और अन्य अनेक जो एकेडमिक बॉडीज होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की, उनके साथ जुड़े हुए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसके भी आप मेंबर रहे हैं। बहुत सारी जो हमारी एकेडमिक और प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, विशेषकर लीगल एजुकेशन की, उससे भी आप जुड़े हुए हैं। जो लॉ के हमारे महत्वपूर्ण जर्नल्स हैं उनके एडिटोरियल बोर्ड में हैं। अब तक आपकी लॉ एजुकेशन पर 2 पुस्तकें और 60 से अधिक रिसर्च पेपर देश दुनिया के अनेक जर्नल्स पर प्रकाशित हो चुके हैं। लीगल एजुकेशन, विधि शिक्षा को जो योगदान रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आपको 2 बड़े महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से एक 2008 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड में आपको इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट की ओर से लॉर्ड जस्टिस फिलिप ने सम्मानित किया, और 2014 में पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में जो आपका योगदान रहा है उसमें पंजाब सरकार ने आपको सम्मानित और पुरस्कृत किया है। यूँ एक अध्यापक के रूप में जो हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों के साथ जुड़ाव होता है, आयोजन होता है, उसमें भी आप लगातार सक्रिय हैं और 300 से अधिक ऐसे आयोजनों में आपकी सहभागिता और सक्रियता बराबर बनी रही है।
तो विधि शिक्षा को एक नया स्वरूप देने में, उसमें एक नई शोध अनुसंधान को जोड़ने के लिए आपका बहुत योगदान रहा है। तो और आपके निर्देशन में लगभग 15 से अधिक विद्यार्थी अब तक पीएचडी प्राप्त कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आज आप, चूंकि मेरे ख्याल पटियाला से भी आ रहे होंगे, हमारे यूजीसी के जो कोर्सेज हैं स्वयं प्लेटफॉर्म पर, उनके साथ भी आप जुड़े हुए हैं। और संयोग से कल और आज 2 दिन तक आपके वहाँ बहुत सारे लेक्चर्स भी थे, तो आपने यही कहा था कि मैं शायद पटियाला से निकलते हुए विलंब हो जाए, लेकिन फिर भी आपने किसी तरह से हमारे इस आयोजन को महत्ता देते हुए इसमें ज्वाइन किया। हम विशेष आभारी हैं और मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर तरुण अरोड़ा से कि वे इस अवसर पर राइट टू प्राइवेसी का जो मुद्दा है इस पर और इससे जुड़े हुए कोई और प्रश्न हो उन पर हमारा मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। प्रोफेसर तरुण अरोड़ा। धन्यवाद सर, आपको प्रणाम और इस मंच के माध्यम से जुड़े सभी हमारे जो आयोजक मंडल के सदस्य हैं, वह सुनने वाले प्रतिभागियों को सबको प्रणाम और मेरे साथ के वक्ताओं को भी मेरी बेस्ट विशेष सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से आप सबको ग्रीटिंग्स। और मैं आशा करता हूं कि आप इस कोविड महामारी के दौर में स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और आपकी आने वाले भविष्य में भी मैं स्वस्थता की और कुशलता की मंगल कामना करता हूं। और मैंने अभी 15-20 मिनट पहले ज्वाइन किया, अभी सर पटियाला से निकलने ही वाला हूं, तो मैंने सोचा पहले आपसे इस कार्यक्रम में अपने जो कर्तव्य का जो आपने एक जिम्मेवारी मुझे दी है और अपने जो मुझे इस कार्यक्रम में साथ जुड़ने का अवसर दिया है, उसमें अपने दायित्व का निर्वाह करके ही मैं निकलूं। और आपने चूंकि मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा, आपका इसके लिए सर हार्दिक आभार। सर मैंने अभी जो मेरे से पहले वक्ता बोले हैं चौधरी जी, मैंने उनका जो वक्तव्य है और उनका प्रबोधन वो सुना, तो काफी बातें जो उन्होंने विस्तार सहित किस तरह से हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस ऑनलाइन जो युग में। अगर हम हमारा जो एक सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस, उसके एंगल से देखें तो आज हर व्यक्ति 2 जीवन जी रहा है। एक वास्तविक जो अपना जिंदगी है उसमें, और दूसरा वर्चुअल वर्ल्ड यानी आभासी संसार में। तो उस आभासी संसार में भी उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उसका अपना एक परिचय है और उसकी अपनी एक रेपुटेशन है, अपनी एक इमेज है। और आभासी संसार के माध्यम से भी आज आप किसी भी व्यक्ति के उसकी पर्सनल चॉइसेस, उसका जो हम कह सकते हैं कि उसके बिहेवियर पैटर्न, उसकी ड्रेस की प्रेफरेंसेस, उसका इंटीमेट बिहेवियर, उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उसकी रिलीजियस आइडियोलॉजी, आप इन सब तथ्यों के बारे में एक व्यक्ति के जो व्यक्तित्व का अंदाजा लगा सकते हैं अगर आप डाटा माइनिंग के माध्यम से उसके बारे में डाटा इकट्ठा करते हैं। तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति जो कि आज हम देखते हैं कि व्हाट्सएप की बात चल रही थी, व्हाट्सएप पूरे विश्व में 2 बिलियन के आसपास जो लोग हैं इसके यूजर्स हैं। सो इन 2 बिलियन लोगों को मैं यह याद करवाना चाहता हूं कि एडवर्ड स्नोडन ने एक इंटरव्यू दिया था 2017 में द गार्जियन न्यूज़पेपर को। उस न्यूज़पेपर में उन्होंने एक वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी कि जो भी आज वर्चुअल वर्ल्ड के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, देखिए 2 चीजें हैं, वो उन चीजों पर भी आऊंगा। पहले उस चेतावनी को मैं कोट करूंगा, यहां पर उसका संदर्भ दूंगा। टू कोट, I do not want to live in a world where everything I do and say is recorded, unquote. एडवर्ड स्नोडन कहते हैं कि मैं ऐसे संसार में नहीं रहना चाहता हूं जहां जो कुछ भी मैं कहता हूं, जो कुछ भी मैं करता हूं, हर चीज को रिकॉर्ड किया जा रहा है। देखिए, हमें यह समझना होगा, अगर हम राइट टू प्राइवेसी की बात करें और आज स्टेट ने सर्विलियंस के जो मैकेनिज्म डेवलप किए हैं डाटा रिटेंशन पे, अगर हम इनको आपस में एक दूसरे के कंटेक्स्ट में जोड़कर देखें तो मैं आप सबको याद करवाना चाहूंगा कि 60 के दशक में, पिछली सदी में 60 के दशक में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खड़क सिंह के केस में एक
निर्णय दिया गया था, और वह निर्णय था कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू प्रिवेसी। अगर एक व्यक्ति चाहे वह नजरबंद रखा जाता है या उसे प्रोबेशन पर या पैरोल पर छोड़ा जाता है, और वह पैरोल पर छोड़े जाने के दौरान अपने घर में है, और उसके घर में उसके रात के सोने के समय भी अगर पुलिस बार बार दरवाजा खटखटा के देखती है, आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के, आपके सतर्कता विभाग के जो गुप्तचर हैं, जासूस हैं, वो यह देखना चाहते हैं कि वह घर में मौजूद है या नहीं है, बावजूद इसके कि उन्होंने चारों तरफ से घर को घेरा हुआ है। परंतु एक व्यक्ति जब अपने परिवार के साथ है, जब अपने शयन कक्ष में है, जब अपने बच्चों के साथ है, तो उसका निजता का, एकांतता का एक अधिकार है, जिसका उल्लंघन इवन स्टेट को भी परमिसिबल नहीं है, क्योंकि वह उस चार दीवारी में बंद है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 60 के दशक में राइट टू प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज किया, और अभी हाल ही में सन 2017-18 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की बेंच ने जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर के केस में जब आधार कार्ड से संबंधित हमारे डाटा, हमारे बायोमेट्रिक, हमारी आंखों का जो रेटिना है, इसकी सारी जो जानकारी संकलित करने के बारे में जब एक निर्णय देना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का कोग्निजेंस लेते हुए राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया। और इसके साथ मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, सन 2016 के बाद से अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, अगर हम अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो सर इसमें आप देखेंगे कि दो तरह के जो इवेंट्स हैं 2016 से लगातार हो रहे हैं। एक है जो हमारी मानवाधिकार परिषद है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद के 31वें सेशन से लेकर 2016 से आज 2021 है, कोई भी सेशन ऐसा नहीं है जिसमें राइट टू प्राइवेसी की बात नहीं हुई हो, जिसमें सर्विलियंस की बात ना हुई हो, जिसमें इस बात का यह एक अपील की गई है सारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर जो राज्य हैं कि आप अपने अपने राज्य में रहने वाले नागरिकों के निजता, एकांतता के अधिकार का जो है उसको आश्वस्त करें कि हर व्यक्ति की निजता को रिकॉग्नाइज किया गया है, उसको मान्यता दी गई है। कहीं ये ना हो कि निजता के हनन से उस व्यक्ति के जीवन की गरिमा का हनन हो जाए, उसकी जो पर्सनल चॉइसेस हैं, उसकी जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, उनके बीच में किसी को भी कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि उसकी पर्सनल लाइक्स, उसकी पर्सनल डिसलाइक्स सामाजिक शांति या मित्र देशों के साथ संबंध में कोई ऐसा प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हैं। तो 31वां सेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उसकी मानवाधिकार परिषद का हुआ उस 2016 में, उसमें राइट टू प्राइवेसी को भी रिकॉग्नाइज किया गया। और उसके बाद जो 71st मीटिंग हुई यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, उसमें जो अभी मेरे साथी वक्ता एक बात कर रहे थे, सिक्योरिटी, सर्विलियंस एंड पर्सनल डाटा, तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइवेसी। आज बच्चों को देखा जाता है, अक्सर हमारे समाज में हर वर्ग में, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं हम मतलब हर वर्ग में ऐसे कुछ व्यक्ति हम पाते हैं जो अपने जीवन की निजता की, जहां पर उनको एकांतता की तस्वीरें हैं, वो उसमें डाल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो अभी मेरे साथी वक्ता भी कह रहे थे, हमें इस बात को समझना होगा, हमें एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करनी होगी, खींचनी होगी कि हम इंटरनेट को किस उद्देश्य के लिए और कैसे यूज करते हैं। हमें ये नहीं है कि इसको यूज करना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूज करना है, हमें किसी उद्देश्य से यूज करना है। सर आप समझ सकते हैं क्योंकि आप शिक्षा के जगत से हैं, अगर हम चाहें तो इंटरनेट के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व का ऐसा विकास कर सकते हैं यदि हम इस इंटरनेट को गुरु मानकर चलें। वास्तव में गूगल यूनिवर्सिटी है, बशर्ते के इससे कोई सीखने वाला हो। आज आपके सामने जो व्यक्ति यह बात कह रहा है वह किसी किताब से पढ़कर नहीं कह रहा, गंगानगर की गलियों में और गंगानगर के कॉलेज में से पढ़कर जो हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है
अगर उस मीडियम में पढ़कर आप हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ तक प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो उसमें भी इंटरनेट का योगदान मैं बिल्कुल मानता हूं। क्योंकि जो आज से 20 साल पहले आपने वो जमाना भी देखा है जब किताबों की धूल फांकी जाती थी और किताबों की धूल में से हम कोशिश करते थे कि हमारे डेजर्टेशन, हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हमारी असाइनमेंट्स के लिए हमें रेलेवेंट लिटरेचर मिले। और आज अगर आप गूगल के सर्च इंजन में, आप ऑनलाइन डेटाबेस के सर्च इंजन में आप किसी भी विषय पर रिसर्च करना चाहते हैं कि, और इवन जैसे कि हम मान लिया सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज की उसकी सारी उम्र की जजमेंट्स उसके कार्यकाल की निकालना चाहते हैं तो इतनी आसानी से मिल जाती हैं। इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को सुलभ व सुविधाजनक, सरल व सुगम्य बना दिया है। परंतु प्रश्न है कि क्या हम लोगों को पता है कि इसका यूज कैसे करना है? अगर हम अपनी निजता की इमेजेस, जो पिक्चर्स हैं, जो परिवार की पिक्चर्स हैं, वो इंटरनेट पर बिना किसी नियंत्रण के, मतलब नियंत्रण ये नहीं कि समाज ही लगाएगा, नियंत्रण ये नहीं कि सरकार या पुलिस ही लगाएगा, अरे स्वनियंत्रण भी होना चाहिए, सेल्फ रेस्ट्रेंट भी होना चाहिए। हमें एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी कि कहां पर हमें और किस तरह से इसको यूज करना है, क्योंकि बड़े सीरियस इशू हैं जिन पर संयुक्त राष्ट्र संघ में काम चल रहा है। और सर उन प्रोजेक्ट्स पे भी हम काम कर रहे हैं, जैसे बिग डाटा एंड ओपन डाटा। एक डाटा ओपन पब्लिक डोमेन में है और एक डाटा पेड है। दूसरा सिक्योरिटी एंड सर्विलियंस। तीसरा हेल्थ डाटा। चौथा पर्सनल डाटा प्रोसेस्ड बाय द कॉर्पोरेशन। पांचवा बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइवेसी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये 5 एरिया आइडेंटिफाई किए हैं जिन पर हर देश की सरकार को यह हिदायत दी गई है, एक अपील की गई है कि आप इन पर अपने कानूनों का विकास करें। क्योंकि आप देखिए, जब एक व्यक्ति बार बार अगर कहीं जा रहा है, आप अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, आपके परिवार के बच्चे जिस स्टेशन पे भी पहुंचते हैं उस स्टेशन के बोर्ड के आगे अपनी सेल्फी क्लिक करके फेसबुक पे डालते हैं, तो पड़ोसियों को तो पता लग गया। और पड़ोसियों में से, या मैं ये नहीं कहता कि सारे पड़ोसी चोर हैं, पर अगर आप ऐसी मतलब तरह से इंटरनेट यूज करेंगे तो जो भी मतलब आप अपनी सुरक्षा को संवेदनशील जोन में, एक क्षेत्र में धकेल रहे हैं। क्योंकि जिसने भी चोरी करनी है उसको तो ये निश्चित कर दिया आपने बार बार फोटो डाल के अपनी सेल्फी मोड में कि आप रास्ते में हैं, अब आप वापस नहीं आ सकते। और यह सर किताबों में से पढ़ के मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि पंजाब पुलिस के साथ कहीं ना कहीं साइबर क्राइम और ट्रेनिंग सेल में जुड़ा हुआ था। तो यह जो तथ्य हैं, वास्तविक तथ्य हैं जीवन के, कि अक्सर ऐसी गलतियां इंसान करता है। बाकी मेरे से पहले वाले स्पीकर महोदय ने भी इस पर काफी विस्तार से प्रकाश डाला। तो सर अभी चल रहा है, हमें स्वयं को भी ये समझने की जरूरत है। सरकार का तो है ही कि सर्विलियंस की बात चल रही है, और जो जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी यानी एकांतता के अधिकार को मान्यता दी है। और इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि कोविड-19 का जो फेज आया सन 2020, जब आपकी हेल्थ संबंधी डाटा, आपके टेस्ट की रिपोर्ट का स्टेटस, आप पॉजिटिव हो आप नेगेटिव हो, वो कंपल्सरी करना सरकार के लिए, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज के लिए, डीसी के लिए अनिवार्य हो गया। और आपका नाम डेली छप रहा था कि आज इतने लोगों ने टेस्ट कराए, ये नाम है, ये एड्रेस है, और उनके घर के बाहर भी मार्क लगाया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेसी उस वक्त सरकार को हेल्थ पर्पस से, पब्लिक सेफ्टी के पर्पस से, सिक्योरिटी के पर्पस से, सर्विलियंस के पर्पस से उस वक्त हमारी सबकी प्राइवेसी को कंटेन करना पड़ा, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी। तो हर मामले में, हर घटना में, हर समय मामले के तथ्य व परिस्थितियों को देखकर हमें मैच्योरिटी से, परिपक्वता से व्यवहार करना होगा। और यह इंटरनेट, देखा किसी फिलोसफर ने कहा था सर, दार्शनिक ने, कि सीढ़ियां जो होती हैं केवल चढ़ने के लिए नहीं प्रयोग में लाई जाती हैं, सीढ़ियां उतरने के लिए भी प्रयोग में लाई जाती हैं। तो इंटरनेट यही नहीं कि मतलब नकारात्मक प्रवृत्ति के कामों के लिए, बल्कि इससे सकारात्मक तरीके से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है।
यह हमारा अच्छा एक कंपेनियन साबित हो सकता है, अच्छा गुरु साबित हो सकता है, अच्छा मार्गदर्शक साबित हो सकता है, बशर्ते कि हमें इसे प्रयोग में लाने का, इसे उपयोग में लाने का और इसके सदुपयोग से सीखने का ढंग हो, तरीका हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हालांकि मन में सर लीगल एस्पेक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स पे बहुत कुछ है बोलने को, पर मेरे को आपने 10 मिनट का समय दिया था, तो चाहे मेरे मन के विचार अभी पूर्ण नहीं हुए, फिर किसी दिन मैं आपसे जुड़ूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद मुझे बड़े धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए। धन्यवाद अरोड़ा जी, आपने संक्षिप्त समय में भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को इशारा किया। व्यक्ति की गोपनीयता, निजता और एकांतता के अधिकार के साथ उसके जीवन का अधिकार भी जुड़ा हुआ है, और इस भावना को न सिर्फ भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, वरन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे संगठन हैं, यूएनओ और आदि, इन्होंने भी कहीं स्वीकार किया है। तो एक प्रकार से ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि वो अपने जीवन को पूरी गरिमा के साथ जी सके। ये सही है, गूगल इज गॉड, गूगल पे बहुत कुछ है आज, लेकिन हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। शायद अब एक सही समय आया है जब सूचनाओं का सही अर्थों में लोकतांत्रिकरण संभव हो सका है। मुख्य धारा के मीडिया को चुनौती दी है। विभिन्न तरह के विचार आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ मुझे लगता है कोई नई चीज आती है तो अपने साथ खतरे भी लेकर के आती है। तो हम उन्हीं खतरों से सावधान रहते हुए हमारे इन सारे माध्यमों का प्रभावी उपयोग करना होगा। आपने बिग डेटा की बात की। अब मैं जिन वक्ता को बुलाना जा रहा हूं उनका भी इस क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर उमा शंकर पांडे, जो वर्तमान में कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, सुरेंद्रनाथ कॉलेज फॉर वुमेन, वहाँ करीब करीब पिछले 18 वर्षों से आप अध्यापन कार्य कर रहे हैं। वहाँ हेड और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में आप बेस्ड हैं। इसके पूर्व एशियन एज, जो एक नेशनल डेली था, उसके साथ भी आपका जुड़ाव रहा। वहाँ भी आपने देश के वरिष्ठ पत्रकारों के साथ आपने लंबे समय तक काम किया। डॉक्टर पांडे को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। आप 2 महीने तक अमेरिका में रहे एक फेलोशिप के ऊपर, और वहाँ के मीडिया को, वहाँ के पूरे परिवेश को बहुत निकटता से देखा, समझा। इसके अलावा दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में आपको सहभागिता करने का मौका मिला। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं जो रिसर्च और इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उसके एक तरह से आप इंडियन एम्बेसडर के रूप में भी काम कर रहे हैं। बिग डेटा, मीडिया लिटरेसी, सोशल मीडिया, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिस पे आप लंबे समय से ट्रेनिंग दे रहे हैं, और मेरे साथ, हमारे विश्वविद्यालय के साथ आपका पिछले 1 दशक से जुड़ाव है, जहां अनेक कार्यशालाओं में आपने सहभागिता की, चाहे वो डेवलपमेंट जर्नलिज्म की है या इससे जुड़े हुए और एरियाज हैं। इसमें आपका लगातार हमको सहयोग मिलता रहा है। मैं डॉक्टर उमा शंकर पांडे से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर वे भी इस विषय पर अपने कुछ विचार हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर उमा शंकर पांडे। हाँ पांडे जी, आपका माइक पांडे जी, माइक। हाँ जी, आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अवसर दिया इस विषय में बात करने को, और काफी सारी चीजें हैं बताने के लिए। वक्त कम है, इसलिए मैं जो मूल बिंदु है उस पर ही आज अपना प्रेजेंटेशन रख रहा हूँ। इस पर मैंने एक विस्तृत प्रेजेंटेशन किया था 1 घंटे से ऊपर का, वो यूट्यूब में है। वो लिंक मैंने अभी पार्टिसिपेंट्स के लिए चैट बॉक्स में दे रखा है। तो 3-4 बड़ी जरूरी चीजें हैं जो हमें जाननी पड़ेंगी। एक तो ये कि ये चक्कर तो कई बार आपने देखा भी होगा, बड़े मजाक में हम कहते हैं भाई कि क्या करोगे मेरा डेटा लेकर, ले लो, है ही क्या मेरे पास। ये एक मीम टाइप का, इसमें ये कहते हैं कि व्हेन यू रियलाइज फेसबुक हैज लीक्ड योर डेटा, फिर आपको रियलाइज होता है आपका डेटा तो वर्थलेस, आप ये कुछ है ही नहीं, क्या करेंगे भाई, हमारे पास कुछ है नहीं, आप हमारे डेटा का क्या करेंगे। और यही एक ऐसा चक्कर है जो कि और इसके साथ कई और चीजें जुड़ी हुई हैं जो कि गूगल, फेसबुक या फिर जिन्हें हम सर्वेलेंस जायंट्स कहते हैं, इन सब चीजों का उन्हें लाभ मिला है। तो लाभ कैसे मिला है, और ये चीजें सिर्फ प्राइवेसी या मोनोपोली तक ही सीमित नहीं है, उससे भी आगे काफी ज्यादा ये हमारे लिए एक सतर्कीकरण की जरूरत है और बहुत ज्यादा हमें सावधान रहने की जरूरत है। ये बात बताने की मैं कोशिश करूंगा।
तो इस पर काफी काम हुए हैं विगत कुछ वर्षों में। आप इन किताबों को देख सकते हैं, इनके बारे में अभी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें जो मैं पेश करने जा रहा हूं आज वो इन पर बेस्ड है। तो बेसिकली ये एक नई तरह की इकोनॉमी है जिसे सुशोना जुबॉफ कहती हैं, ये है सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। तो बेसिकली ये क्या करता है कि जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, ह्यूमन एक्सपीरियंस का मतलब हम इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं, इसके बाद हम क्या क्लिक कर रहे हैं और क्लिक करने के बाद कितने क्षणों तक वहां पर हैं। जैसे बनावट सर ने कुछ मिनटों पहले बताया कि जब हम YouTube का एनालिटिक्स देखते हैं तो वो पूरा एकदम डिटेल्ड एनालिटिक्स आता है कि किसी ने एंड्रॉइड पर देखा या फिर किसी ने आईफोन पर देखा, या वो कितने क्षणों तक रहे, किस क्षण वो वहां से निकल कर गए, कौन सा ऐसा क्षण है जहां पर सबसे ज्यादा दर्शक उपस्थित थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो शुरुआती दौर में जो हमारा ये बिहेवियरल डेटा था, ये गूगल ने काम लगाया था हमारे ही बेहतरी के लिए कि अगले बार जब हम कुछ सर्च करने जाएं गूगल पर या फिर हम इंटरनेट का उपयोग करने जाएं तो हमारे ये काम आए। तो शुरुआती दौर में तो काफी इसके पीछे उद्देश्य बहुत अच्छा था, और बहुत महत्वपूर्ण भी था, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी वो तकनीक तब डेवलप कर रही थी। तो वो बिहेवियरल डेटा यूज होता था हमारे भलाई के लिए, और जो उनके काम नहीं आता था वो जो सरप्लस, मैं थोड़ी देर बाद इसके बारे में बात करूंगा, उसका कुछ वो करते नहीं थे। लेकिन अब ये समय आ गया है कि जो हमारा सब डेटा है ऑनलाइन डेटा है, और ये सिर्फ गूगल फेसबुक तक सीमित नहीं है। हम क्या क्या करते हैं ये कुछ एक चीजें मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो ये जो हमारा बिहेवियरल डेटा है जिसे वो सरप्लस के तरीके से यूज करते हैं, वो इनका एक मशीन इंटेलिजेंस का एक जो एडवांस्ड प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ज्यादा डिटेल्स में जाने के आज ये संभव नहीं है। तो वो डेटा लेकर के एक तो वो हमारे बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, जो हमारे पहले वाले वक्ता भी बता रहे थे कि हमारे बारे में प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, आप किन चीजों को लाइक करते हैं, क्या लाइक नहीं करते हैं, किस पार्टी को आप सहयोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हमारे बारे में ऐसे हजारों डेटा पॉइंट्स हैं जिसके बारे में उन्हें जानकारी मिलती है। सिर्फ यही नहीं, वो ये एंटिसिपेट कर सकते हैं मैं आज क्या कर रहा हूं और बाद में क्या कर सकता हूं। और ये एंटिसिपेशन एक स्टेटिस्टिकली आप जानते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल तब होता है जब उनके पास करोड़ों में अरबों में ये डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हो। और हम चूंकि एज कंज्यूमर्स इन सब चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये डेटा हम उन्हें प्रोवाइड कर चुके हैं, और इस वजह से उनकी जो ताकत है वो एक किसी भी सरकार से बहुत ज्यादा है। वो अमेरिकन गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल है, वो इंडियन गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल है, चाइनीज गवर्नमेंट से तो पावरफुल नहीं है क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ने उन्हें बंद कर रखा है। लेकिन चाइना ने भी इन सब चीजों का इस्तेमाल किया है दूसरे तरीके से, दूसरे उद्देश्य के लिए। तो सबसे बड़ी बात जानने की है, और सबसे बड़ी बात हमें ये मानना पड़ेगा कि जो हम जिस चीज को या जिस बीस्ट को हम टैकल कर रहे हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इसे हम पीछे या एक्सटेंशन ऑफ द पास्ट नहीं देख सकते हैं। अगर हम एक्सटेंशन ऑफ द पास्ट देखेंगे तो हमें प्राइवेसी या मोनोपोली या इन सब चीजों की बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये एक ऐसा दौर है, ये ऐसी चीजें हो रही है हमारे साथ कि ये हमें जानना बड़ा जरूरी है। तो ये तो सबसे बड़ी बात ये कि हमें तो इसका निराकरण कैसे निकालना है या फिर इसका हमें मुकाबला कैसे करना है, हाउ डू वी फाइट दैट, ये एक नए प्रॉब्लम से। तो जो बिहेवियरल डेटा हम प्रोवाइड करते थे गूगल को, वो अब उसे बिहेवियरल सरप्लस के यूज करके अब वो उसको री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं बहुत जल्दी ये दूसरे इस स्लाइड पर आता हूं और ये बताने की कोशिश करता हूं, और इसके जूम करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहला जो ये बिहेवियरल डेटा हम प्रोवाइड करते थे उसको वो यूज करते थे एनालिटिक्स को सर्विस इंप्रूवमेंट के लिए, और ये बहुत बढ़िया भी था। इसी कारण गूगल मार्केट में रह पाया और इतना ज्यादा जरूरी हो पाया क्योंकि हम एक शब्द टाइप करते थे, उन्हें पता होता था कि अब ये क्या ढूंढने वाला है। तो ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज थी और हमारे लिए भी अच्छी चीज थी, और इसीलिए एक बराबरी का ही संपर्क समझ लीजिए, क्योंकि हमारे बिहेवियर से उन्हें ये पता रहता था कि अब ये क्या ढूंढने वाले हैं, या फिर ये क्या ढूंढना चाह रहे हैं, या फिर ये इंटरनेट पर और क्या करना चाह रहे हैं, वो हमें हेल्प करने के लिए होता था। अब जो ये दौर आ गया है ये, लेकिन अब देख लीजिए, ये तो थोड़ा सा काम आता है उनके, सिर्फ ज्यादा अब जो हो गया है ये पूरी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त भी नहीं है और बहुत ज्यादा मैं इसको कॉम्प्लिकेट भी नहीं करना चाहता।
अब ये जो एक्सेस डेटा है इसको ये माइन करते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए, ना सिर्फ हमारे व्यक्तित्व के बारे में बट इवन हमारे इमोशनल स्टेटस के बारे में, कि अभी मैं बहुत गुस्सा हूं या नहीं, या फिर मैं बहुत आउटरेज्ड हूं, या फिर मैं बहुत अच्छे मूड में हूं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये डिटरमाइन करता है कि हम अगर अच्छे मूड में हैं तो शायद हम ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, अगर हम बुरे मूड में हैं तो शायद हम ये वाला कंटेंट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है सबसे ज्यादा इसमें 3-4 चीजें समझने वाली हैं। तो मैं थोड़ा सा एक ऐतिहासिक इसकी बैकड्रॉप बताता हूं और इसके बाद मैं 2-3 बिंदुओं पर बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। तो ये एक जो इसके खिलाफ में या इसके विरुद्ध जो एक सबसे बड़ा प्रोटेक्शन हो सकता था वो था रेगुलेटरी प्रोटेक्शन, जो हमारे पहले वक्ता भी बता रहे थे कि ऐसे कानून बन जाए कि वो डेटा नहीं ले सकते और अगर लें तो उसका कैसे व्यवहार करें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन सितंबर 11 के बाद में ये देखा गया, अब आपको पता है सितंबर 11 में ये जो ट्विन टावर अटैक्स और ये सब हुए थे अमेरिका में, इसके बाद जो भी वॉचडॉग ग्रुप्स थे या सिविल राइट्स ग्रुप्स थे, उन्होंने वो भी अब ये कहने पर मजबूर होगा नहीं, हमें देश की सुरक्षा के लिए अब ये आवश्यक है कि हम सर्वेलेंस को थोड़ा बहुत सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आतंकवादी गतिविधियों से और कुछ हद तक ये सही भी था। इसका लाभ मिला उन सब कंपनियों को जो कि बिहेवियरल डेटा को यूज करके एक नए तरीके का मार्केट तैयार कर रहे थे और एक नए तरीके का पूरा पैराडाइम तैयार कर रहे थे। तो ये इसमें उनका कोई देयर वाज नथिंग दे कुड डू अबाउट इट। लेकिन ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जो कि एक सर्वेलेंस कैपिटलिज्म को एक बड़ा बूस्ट मिला, क्योंकि कानून तो वही बनता है जो कि मनुष्य चाहता है या फिर लार्जर पब्लिक चाहता है। तो सर्वेलेंस के खिलाफ में 3-4 चीजें थी जो कि कानून बनने पर बिल्कुल ही लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। एक तो था, अभी एडवर्ड स्नोडेन की बात हो रही थी और ऐसी कई विषयों पर गूगल से, फेसबुक से और ये बड़े बड़े लोग, स्टीव जॉब से लेकर हर कोई, कि भाई ये तो टेक्नोलॉजी नई है, आप इसमें पुराने कानून क्यों लाना चाहते हो? तो हम तो आपसे आगे हैं, तो आप अगर इस पर कानून लाओगे तो फिर ये ठीक नहीं होगा। और इसमें पब्लिक का सपोर्ट भी था, क्योंकि ये सब तो सुपरस्टार्स थे, ये एक नई इकोनॉमी, एक नया तरीका, एक नया लाइफस्टाइल। अब ये बात आप समझने की है कि भाई हमें ये वाईफाई वाला एयर कंडीशनर क्यों चाहिए और हमें स्मार्ट टीवी की क्या जरूरत है? ये सब जितने भी ये अप्लायंसेस हैं, जितने सारे भी ये हम यूज करते हैं डेली लाइफ में या अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, इन सब का उद्देश्य एक ही है कि हमारे बिहेवियर के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेकर के हमारे बारे में प्रेडिक्ट किया जाए। और सिर्फ प्रेडिक्ट नहीं, और यहीं पर ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ प्रेडिक्ट नहीं करना कि भाई ये व्यक्ति क्या सोचता है या फिर क्या कर सकता है, ये भी तय करना कि भाई हम इसे किस दिशा में ले जा सकते हैं। मैं कैम्ब्रिज एनालिटिका का ज्यादा यहाँ पर विस्तार से डिस्कशन नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर हमें ये पता है कि ये व्यक्ति इस तरीके का इनका एक पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी का तो 5 मुख्य आयाम होते हैं, वो पर्सनालिटी डिस्कशन में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आपकी पर्सनालिटी क्या है आपके फेसबुक यूजर से, आपके गूगल यूजर से ये बताना बड़ा आसान हो जाता है। और इसके बाद ये तय करना बड़ा आसान हो जाता है कि आपको अगर किसी दिशा में हमें ले जाना है तो हम आपको कैसे ले जाएं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये एक डेंजरस एक सिचुएशन है, क्योंकि ना सिर्फ हमारे बारे में जानकारी ली जा रही है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि हम आगे इसके बारे में क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो जो आप आई अग्री वाला बटन दबाते हैं ना, अगर आप आई अग्री वाला बटन नहीं दबाएंगे तो आप तो वो फिर वो ऐप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी कई जगह जहां पर हमने उन्हें परमिशन नहीं दिया था, उसके बावजूद भी वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और इस विषय में कुछ करने को है ही नहीं। सरकारें बिल्कुल ही इस विषय में उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। मान लीजिए गूगल बिना बताए अगर आपसे डेटा ले रहा है तो सरकार क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। उन्हें पता भी नहीं चलता। जब तक पता रहता है तब तक वो डाटा हार्वेस्ट कर चुके रहते हैं और वो अपना उद्देश्य स्थापन कर चुके होते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये बड़े कंपनी ने पता है कि हमें कैसे पब्लिक ओपिनियन के राइट साइड में रहना चाहिए। तो कई सारी चीजें जैसे गूगल न्यूज इनिशिएटिव है या फिर कई अच्छी चीजें भी ये करते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य यही होता है कि पब्लिक ओपिनियन इनके पक्ष में रहे और ये जो एक नई तरीके की इकोनॉमी डेवलप हुई है, इस इकोनॉमी को किसी तरीके का धक्का ना लगे।
तो गूगल क्यों भाई अब ये स्मार्ट वॉच और सेल्फ ड्राइविंग कार और ये फिर ये होम डिवाइसेस, स्मार्ट होम डिवाइसेस क्यों ला रहा है भाई? इसलिए ला रहा है कि उन्हें हमारे बारे में और ज्यादा से ज्यादा हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में ये डेटा लेने की बात है। वो आपने देखा होगा डिस्कवरी में या फिर वो एनिमल वाले जो चैनल्स होते हैं कि उन पर बांध दिया जाता है कुछ और उनके नेचुरल जानवरों के गले में या फिर उनके बॉडी के अंदर, और फिर वो देखते हैं कि भाई वो कैसा बिहेव कर रहा है। तो बिना बताए हमारे बारे में उन्हें सब कुछ पता है, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में। हम एक लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में नहीं, अगर आज बनाव जी के विश्वविद्यालय में या फिर हमारे विश्वविद्यालय में हम कोई साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कितने लोगों का कर सकते हैं? 100, 1000, 2000, 5000, 10,000, वो भी लेबोरेटरी एक सेटअप में। लेकिन गूगल और फेसबुक को हमने खुद को गिनी पिग बना दिया करोड़ों अरबों की संख्या में और हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट। और ये सिर्फ सीमित नहीं है सिर्फ उनके आप जब यूज करते हो गूगल या फेसबुक पर तो अगर आपने एक लाइक कर दिया तभी उनको बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाते हैं। तो ये स्ट्रीट व्यू का वाईफाई वाला कैमरा हो या फिर अब ये वॉइस कम्युनिकेशन वाला, आप एलेक्सा, सिरी या फिर जिन लोगों से भी आप अपने 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 भाषा में अपने अपने एक्सेंट में बात करते हैं तो भी आप ये उन्हें प्रोवाइड करते रहते हैं। और ये सबसे बड़ी बात, बाईपासिंग ऑफ प्राइवेसी सेटिंग्स आप जितना भी कर लीजिए। अब कुछ हमारे मासूम बंधु थे, पहले फेसबुक पर लिखते थे कि मैं सो एंड सो आज ये घोषणा करता हूं कि मेरा कोई डेटा फेसबुक यूज नहीं कर सकता। अरे भाई आप क्या सोच रहे हैं? वहां पर वो बैठा हुआ जुकरबर्ग और आपका वो वेट कर रहा है कि भाई आप उनको प्रोवाइड करो और ये नहीं करोगे। तो ये बड़ी बात है। और मैनिपुलेशन ऑफ सर्च रिजल्ट्स, आप काफी सारी चीजें हैं जो मैं अभी वक्त कम है और डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये स्मार्टफोन लोकेशन डेटा हो या फिर वेरेबल टेक्नोलॉजी हो या फिर और सारे गूगल की सर्विसेज हो या ड्रोन्स हो या डिजिटल असिस्टेंट। तो अब ये हमें बड़ा अच्छा लगता है कि भाई असिस्टेंट है, मैं उसे कह रहा हूँ भाई ये गाना बजाओ और वो बजाता है और लेकिन वो ये भी रिकॉर्ड करता है कि भाई एक व्यक्ति इस वक्त ये गाना सुन रहा है। तो हमारे बारे में ऐसे ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों पॉइंट्स लेकर के वो अब हमें अच्छी तरीके से जान चुके हैं। सिर्फ जान चुके नहीं, अब ये भी जान चुके हैं कि कब हमें गुस्सा आएगा, कब हमें खुशी होगी, कब हम ये खरीद सकते हैं। अमेज़न को बिल्कुल पता है कि भाई इस समय अगर मैं इन्हें ये मेल भेजूंगा तो शायद ये खरीद लेंगे। तो ये चीजें इस लेवल तक पहुंच चुकी हैं। और मैंने जो शुरू में दिखाई थी वो किताब एज ऑफ सर्वेलेंस कैपिटलिज्म, अगर संभव अगर आप पढ़े, एक नेटफ्लिक्स पर फिल्म भी आई थी सोशल डिलेमा, और जैसा मैंने बताया मैंने इसका बड़ा डिटेल एक प्रेजेंटेशन भी दिया हुआ। तो आप अगर ये सब देखा गया है, ये रिसर्चर्स देखें कि आप अचानक आप अपने एक क्रॉस किया वहां पर एक मैकडोनल्ड्स का स्टोर, तो आपको ये मैसेज आया कि भाई आप डाउनलोड कर लीजिए मैकडोनल्ड ऐप, या तो आप 50 मीटर दूर हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट से जहां पर आप अभी खा सकते हैं। तो इस विषय में काफी मीम्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था, अगर लाइक बटन हम जस्ट प्रोवाइड करते हैं तो हम फेसबुक को एक मैसिव अपॉर्चुनिटी, एक मैसिव सप्लाई मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, जहां से वो आपके कंप्यूटर में कुकीज इंस्टॉल करते हैं बिना आपके बताए हुए। और आप सिर्फ यही नहीं, अब जब अब तो ये आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का ये झगड़ा भी चल रहा है कि भाई आप एज यूज करो ना, आप क्यों गूगल यूज करते हो, ये ज्यादा अच्छा है, विंडोज के साथ ज्यादा ये कंपैटिबल है। तो ये सब चीजें क्योंकि अब उन्हें ये पता चल चुका, बड़ा इजी है, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, बस हमें ये प्रोसेस करना है और कितना ज्यादा इसको किस किस क्षेत्र में यूज करना है अब ये पता करना है सिर्फ। तो जो मैं बता रहा था, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट अप्लायंसेस, वॉइस असिस्टेंट, टॉयज, और इसको लेकर के तो बहुत ज्यादा ही एक कंट्रोवर्सी तैयार हुआ विदेशी कई देशों में कि बच्चों का टॉयज में भी वो रिकॉर्ड करते थे कि बच्चे कब खेलते हैं, कब क्या कहते हैं, और घर पर और टीवी पर तो ये बातें थी कि टीवी आपकी बातें रिकॉर्ड करती थी, ये स्मार्ट टीवीज। तो ये और सबसे बड़ी बात ये कि हम जो उन पर एक कंट्रोल कर सकते हैं, वो कंट्रोल तो दो तीन तरीके से होता है। एक है गवर्नमेंट लॉ बनाए, दूसरा है हम वो बिल्कुल सब स्टॉप कर दें चाइना की तरह, या तीसरा ये है कि लोगों में ये अवेयरनेस बढ़े। और ये एक अच्छी चीज हो रही है। ये अभी व्हाट्सएप ने जब सिर्फ एक मैसेज दिया और हजारों करोड़ों लोगों ने अभी सिग्नल डाउनलोड करना आरंभ कर दिया और अब लोग ये समझने लगे हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस जो है ये ऑलरेडी तैयार हो चुका है। तो वो जो हम पर एक स्नूपिंग करते हैं उस पर एक काफी रिसर्च हो रखा है कि ये जो मैं किताब का कवर दिखा रहा हूं, यहाँ पर ये दिखाया गया कि
रिसर्चर्स ने ये सिर्फ देखा कि आपका रूम कैसा है, इससे ही सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकती है आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ इतना छोटा सा इंफॉर्मेशन पर वो हमारे बारे में इतना जान सकते हैं। तो जब हम ऑनलाइन पर तो हमारे वो हर चीज के बारे में उनको पता है, तो फिर हमारे बारे में वो कितना कुछ जानते होंगे। और ये इमोशनल एनालिटिक्स भी जो मैं आपको बता चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें ये उस दिशा पर ले जा सकते हैं जो मैंने चूज नहीं किया या फिर मैं जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि उन्हें हमारे बारे में पता है तो वो हमें ये मॉडिफिकेशन की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये एक इकोनॉमिक्स में ये एक बहुत बड़ा ये यूज किया गया है ये तरीका, जिसे नज कहा जाता है। तो उसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक बड़ा वहां पर एक नॉर्मल सा अभी रिचर्ड थैलर को इस पर नोबेल प्राइज भी मिला था। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स तो अब हमारे यहाँ पर भी इसकी काफी चर्चाएं होने लगी है कि हम किस तरीके से, ये हम फ्रेमिंग थ्योरी जो पढ़ते हैं कि अगर हम एक चीज को इस तरीके से आपके सामने पेश करेंगे तो आपका शायद जो रवैया है वो बदल जाएगा। तो ये नज वाला तरीका तो पुराना था, तो अब ये जो डिजिटल नज है ये बहुत ज्यादा रिफाइंड और बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। तो अब इन माय लास्ट साइड ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो न्यू मीन्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन है ये एक बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुका है, और ये उन्हें पता है कि ये गारंटीड आउटकम, क्योंकि इस पर अब वो जैसे कोविड वैक्सीन वाली 70% 60% एफिशिएंसी नहीं, यहाँ पर बिल्कुल गारंटीड एफिशिएंसी तक वो पहुंच चुके हैं, ऑलरेडी अप्रोक्सीमेट हो चुके हैं। तो ऑलरेडी उनके पास जो डेटा है, ऑलरेडी जो एक अभी सिस्टम चल रहा है वो इस हद तक आगे जा चुका है कि हमें इस बारे में बहुत कुछ सोचना होगा। और सिर्फ हम वो पुराने पैराडाइम से अगर सोचते रहे तो शायद जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं और ऐसे जो हमारे वेबिनार सीरीज हो रहे हैं, ये हमें एक मौका मिलता है इन सब चीजों को और बहुत ज्यादा डिटेल में बताने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे ये मौका दिया और कुछ चीजें आपके सामने रख सका। और मैंने एक ये वो जो 1 घंटे वाला लिंक था जो इंग्लिश में था वो मैंने चैट बॉक्स में दे रखा है, अगर कोई इस विषय में और जानना चाहें तो आई विल कम बैक टू दैट। धन्यवाद डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये कंपनीज किस तरह से हमारे जीवन में घुसपैठ कर रही हैं उसके बारे में शोधपरक जानकारी दी। क्या सतर्कता हमको बरतनी है। वास्तव में ये दौर ऐसा आ गया है, और हमारे सभी वक्ताओं को सुनने के बाद, बल्कि मुझे तो पिछले कुछ समय से ही लगता है, मैंने कई मंचों से कहा भी है कि जिस तरह से तकनीक का ये विस्फोट हो रहा है, 4G 5G, अभी कल परसों अखबार में खबर आई थी कि 5G में कैसे इंडस्ट्रियों में बदलाव होने वाला है। मुझे लगता है कि वो दिन आने वाला है, जिस तरह से बात पांडे जी कर रहे थे कि आपके कमरे का स्वरूप देख करके आपके बारे में तय कर लेंगे, या आपकी चैटिंग पढ़ करके वो पूरे व्यक्तित्व के बारे में पता कर लेंगे। अब वो दिन आने वाला है जब मैं पांडे जी के घर जाऊंगा या पांडे जी मेरे यहाँ आएंगे और मैं अपने मोबाइल से इनका फोटो क्लिक करूंगा तो ये क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में वो ट्रांसलेट हो जाएगा उसमें। तो जब उस दौर में हम आ जाएंगे तो वो सोसाइटी किस तरह की होगी आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो मित्रों, एक बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है, लेकिन मैंने कई बार कहा जब तकनीक नई आती है, जब समय करवट लेता है, ये सारी चुनौतियां आती हैं। हमारे जो मीडिया शिक्षक जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि जब प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ था तब कितना बवाल मचा था, और जब टेलीविजन का आविष्कार हुआ था तब तो हम यूनिवर्सिटीज पे पढ़ते ही थे, तब डिबेट बोलते थे टेलीविजन वरदान है अभिशाप है। फिर सोशल मीडिया पे शुरुआत हो गई, और अब तो गोपनीयता, जीवन के अस्तित्व और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम बहस कर रहे हैं। पीछे हम नहीं लौट पाएंगे, लगभग असंभव है। तो ऐसे दौर में किस तरह से हम हमारे भावी जीवन को, क्योंकि ये सही है, इसी तकनीक ने आज ये सुविधा दी है कि पांडे जी कलकत्ता में हैं, मुकेश चौधरी जी और प्रज्ञा जयपुर में बैठे हुए हैं, हमारे तरुण जी पंजाब भटिंडा में, और ऑन द वे पटियाला से वापस भटिंडा जाते समय अपने सारे काम निपटाते हुए इसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मित्रों, वो दुनिया भी बड़ी रोमांचक है। जब वो दौर आएगा कि मुझे छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं कहीं भी हूँ अपनी क्लास ऑनलाइन ले सकता हूँ वहां से, तो एक नई दुनिया, कभी ये महसूस होता है कि 20 साल बाद दुनिया में आना चाहिए था, बहुत कुछ देखते, लेकिन ये संतोष होता है कि 20 साल पहले आकर के जो कुछ हमने देखा वो नई पीढ़ी नहीं देख पा रही है। तो ये सारा परिवर्तन होता रहेगा। तो मुझे लगता है ये वास्तव में एक चर्चा के कई पक्ष आज हमारे सामने चर्चित हुए।
हमारी तकनीकी सहयोगी पृथ्वी सेंगर जो है, उन्होंने अभी अभी मैसेज किया, मुझे ये बताया कि इस वेबिनार के लिए हमारे पास 148 रजिस्ट्रेशन हुए हैं अभी तक, और 5 देशों से भी प्रतिनिधि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, म्यांमार, फिलीपींस, पाकिस्तान, नेपाल और मलेशिया। अब जो भी हमारे पास हो सकता है इसमें कुछ मित्र जुड़े, कुछ नहीं जुड़ पाए, लेकिन जिनका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, इस आयोजन का पूरा वीडियो हम मेल के माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे। तो ये जो विचार यहाँ आज व्यक्त किए गए हैं, जो चर्चा यहाँ हुई है, जो विचार विमर्श यहाँ हुआ है, उस विचार विमर्श को हम भौगोलिक दूरियों को तोड़ते हुए, भौगोलिक सीमाओं को तोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिधि में वहां तक इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो मुद्दे, जो चिंताएं यहाँ जाहिर की गई हैं, उस पे कहीं एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक माहौल बन सके। इस YouTube के माध्यम से भी हम इस सारे संवाद को मित्रों तक पहुंचाएंगे जो समय की असुविधा के कारण, प्रतिकूलता के कारण हमारे साथ नहीं जुड़ सके। अभी वैसे समय काफी हो गया है, लेकिन संक्षेप में हमारे साथ अभी भी लगभग 50 के आसपास मित्र जुड़े हुए हैं। यदि वो चाहें, किसी भी तरह की मन में जिज्ञासा है, तो जो उपलब्ध हमारे पास अभी एक्सपर्ट्स हैं, मेरे ख्याल पांडे जी हैं, अरोड़ा जी भी मुझे दिख रहे हैं, और मुकेश जी और प्रज्ञा का मुझे नहीं पता अभी हैं कि नहीं है, लेकिन फिर भी यदि किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई ऑब्जर्वेशन हो, तो संक्षेप में अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित हैं। अपना नाम बताएं, परिचय दें और अपनी टिप्पणी से हमको अवगत कराएं। कुछ लोग लिख रहे हैं फीडबैक फॉर्म उपलब्ध कराया जाए, तो हमने कोई उस तरह की औपचारिकता नहीं रखी है। जो फीडबैक है वो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, हमारे तक पहुंच जाएगा। तो मुझे लगता है कि कोई सवाल है नहीं, कहीं से कोई भनक नहीं लग रही है, तो सभी चीज़ें लगता है पूरी तरह से स्पष्ट हो गई हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि अब अपनी इस चर्चा को यहाँ विराम दिया जाए। मैं हमारे चारों जो पैनलिस्ट हैं, प्रज्ञा मित्तल, मुकेश चौधरी जी, प्रोफेसर तरुण अरोड़ा और डॉक्टर उमाशंकर पांडे, जिन्होंने हमारे एक छोटे से निवेदन को स्वीकार कर आज के इस, क्योंकि ये 2 दिन के अंदर ही हमने सारी तैयारी की थी, मुझे लगा ये विषय भी हॉट केक है, इसलिए हम इस पर अभी चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। कई टीवी चैनल्स पर, अखबारों में इतनी खबरें छप रही है, तो इस चर्चा को हमने और आगे बढ़ाया। तो मैं विशेषकर आप चारों के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने अपना समय दिया और इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना बड़ा समूह हमारे साथ जुड़ा। देश भर का, सभी राज्यों के एक तरह से डेलीगेट्स जो है वो हमारे साथ जुड़ पाए। ये भी हमारे लिए एक सुकून की बात है कि हमारे इन प्रयत्नों को आज राष्ट्रीय स्तर पर कहीं मान्यता मिली है। अपना एक छोटा सा प्रयास पिछले 3 महीने से, जिसके प्रारंभिक दौर में डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी का भी मुझे बहुत सहयोग और निर्देशन, दिशा निर्देश जो है वो मिला कि किस तरह से हम हमारी सारी चीज़ों को क्रियान्वित करें। तरुण जी से ये पहला ही परिचय मेरा हुआ था टेलीफोन पे ही, लेकिन आत्मीयता के साथ आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। तो मुझे लगता है शायद हमारे ये जो अभियान है, इसको एक व्यापक समर्थन अनायास ही मिल रहा है। इस तरह के अकादमिक सेमिनार्स में इन मित्रों का ये समर्थन मिलना, ये सहभागिता मिलना, अपनी इन व्यस्तताओं के बीच में उस समय निकालकर इस विचार विमर्श में, या कहूँ कि इस वैचारिक यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संबल है। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में भी हम इन माध्यमों पर और भी नए विषयों को लेकर के इन चर्चाओं को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि विचार एक निवेश है, इनके रिजल्ट्स एक दिन में नहीं आते हैं, ये एक सतत प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर उषा साहनी, राष्ट्रीय युवा दिवस है, ये मैं बताना भूल गया था, मैं याद करने की। तो आज स्वामी विवेकानंद का 159th बर्थ एनिवर्सरी है, तो इस पर ये आपने बहुत अच्छा दिलाया। और पांडे जी जहाँ रहते हैं कलकत्ता में, उन्हीं के पास बेलूर मठ, जिसकी स्थापना में विवेकानंद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। एक ऐसी, जिसको यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया अपन कहते हैं। शिकागो सम्मेलन में जब गए थे, केवल ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इस एक उद्बोधन पर स्टैंडिंग ओवेशन मिला था उस व्यक्तित्व को, जो एक ऐसी महान शख्सियत जिसने वेदांत दर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। उठो, जागो, रुको मत जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओ, वो विवेकानंद जिन्होंने इस देश की युवा शक्ति का आह्वान किया। और ये संयोग से भारत भी एक युवाओं का देश है और हमारे साथ भी बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं। और पांडे जी से जब हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो हमारी ये भी कोशिश रही है कि इस मंच से हम ऐसे युवाओं को भी जोड़ने की कोशिश करें जिन्होंने इस क्षेत्र में अभी कदम रखा है। तो युवाओं के साथ और वरिष्ठ लोगों के साथ मिलकर के हमारे जो एक सामाजिक ऋण है, सरोकार है,
उनको पूरा करने की दिशा में हम एक विनम्र प्रयास कर सकें। इस दृष्टि से उस महान शख्सियत विवेकानंद जी के प्रति, कलकत्ता में उनका जन्म हुआ मात्र 40 वर्ष की अवस्था में। यदि मुझे पांडे जी सही याद है 1863 में उनका जन्म हुआ था और शायद 1902 में उनका निधन हो गया था। राइट सर, बिल्कुल सर। बहुत अल्प आयु में ही 39। हाँ, डेथ उनकी 39 इयर्स में हो गई थी। हाँ 39, वही लगभग 40 मैंने कहा। तो 40 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति का चला जाना, लेकिन जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में रह करके, शिष्यत्व स्वीकार करके उन्होंने उन आध्यात्मिक प्रश्नों को, भारतीय आध्यात्म दर्शन का और पश्चिम भोगवाद का, जिस तरह से उन्होंने एक समन्वय करके एक नया चिंतन उस दौर में हमारे सामने रखा, तो एक सोशल रिफॉर्मिस्ट के रूप में, समाज सुधारक के रूप में ये देश विवेकानंद का ऋणी रहेगा। और इस अवसर पर जो पांडे जी ने कहा कि युवा दिवस भी आज है, युवा दिवस की हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम राष्ट्रीय जीवन में अपनी भूमिका को इसी सकारात्मक ढंग से निभाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर पूजा प्रजापति, हेलो। हाँ जी, हाँ सर, पूजा प्रजापति बात कर रही हूँ, गुजरात विद्यापीठ से स्टडी करती हूँ मैं। हाँ जी, बताइए। हाँ सर, ये पूरा प्रोग्राम हुआ है, वेबिनार हुआ है, तो उसका वीडियो यूट्यूब पर होगा ना पूरा का पूरा? हाँ हाँ बिल्कुल होगा। हम ये ओके सर, शेयर मैं कर देंगे। थोड़ी